क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आपसे कहता है जी कि एक्वस कॉपर टू सल्फेट, कॉपर टू सल्फेट एक्वस का केस है जिसको इलेक्ट्रोलाइज करें यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं? इनर्ट ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स। के। और ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड जब यूज होते हैं तो ये कौन सी वाली है? इनर्ट इलेक्ट्रोड वाली इलेक्ट्रोलिसिस। और केस कौन सा बनता है इनर्ट में? कि आपके पास एक्वस वाला केस है, एक्वस कॉपर टू सल्फेट यूज किए। एक्वस कॉपर टू सल्फेट में आयंस कौन कौन से होंगे? Cu2 प्लस, SO4 2 माइनस, H1 प्लस एंड OH1 माइनस। ऐसे ये तमाम आयंस सोल्यूशन में पड़े होते हैं। अब आपने सिर्फ यही वही आपने ऑर्डर वही रखना है अपने पास। ठीक है, एक्वस कॉपर टू सल्फेट का मतलब है CuSO4। एक्वस एक्वस वाला केस हो तो हमने क्या याद किया हुआ है? लेस रिएक्टिव कैटाइन जाता है, लेस रिएक्टिव एनाइन जाता है। बस ये बात याद रखनी है। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट एक्वस में H प्लस है, सॉरी कॉपर 1 प्लस है। इसके इलेक्ट्रोलाइट में Cu2 प्लस, SO4 2 माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। क्योंकि एक्वस है इसका मतलब है वाटर के आयंस भी होंगे। एक ये इलेक्ट्रोड आ गया, ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रोड आ गया, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने थ्रू बैटरी। अच्छा, आप सवाल बोल पूछ देखते हैं क्या बोलते हैं। कहता है विच ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पहले तो ये बताओ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट किसको करेगा? एनायन को। एनाइन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिवली चार्ज आयन को। तो इस पे ये इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा इलेक्ट्रोड जो एनाइन को अट्रैक्ट करता है? एनोड। एनोड। इसी तरह नेगेटिव इलेक्ट्रोड फिर कौन होगा? कैथोड, जिसने कैथोड। कैटाइन को अट्रैक्ट करना है। और इलेक्ट्रोलाइट की भी ऑब्जर्वेशन पूछी हुई है। तो हमने इसको एक्वस कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस को एक सेपरेट केस के तौर पे पढ़ा है। अच्छा, आप बताना जरा, ये जो एनोड होता है इसमें एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसने सोल्यूशन में से कौन से आयन को खींचना है? लेस ओ रिएक्टिव एच वन एनाइन को माइनस। खींचना है ना। लेस रिएक्टिव एनाइन जाएगा तो इन OH में से और सल्फेट में से लेस रिएक्टिव एनाइन कौन था? तो हमने याद किया हुआ फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग इटरनल हैप्पीनेस। OH वॉज लेस रिएक्टिव। तो जब OH जाता है तो आपको याद होगा क्या बना के देता है OH? 4OH माइनस ओ टू जाता गैस। था, ऑक्सीजन गैस बनती थी, साथ वाटर बनता था और साथ 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था। तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या फॉर्म हो सकता है? कलरलेस गैस और वाटर। तो वो आपसे बोलता है जी कि एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कलरलेस गैस फॉर्म्स या इलेक्ट्रोड डिक्रीजेज इन मास। क्या इधर इलेक्ट्रोड खुद डिसॉल्व होगा? नहीं। नहीं होगा। ये कौन सा वाले इलेक्ट्रोड्स हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो ये आयन खींचेंगे, खुद डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। ठीक। तो यहाँ से तो हम इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। तो कलरलेस गैस फॉर्म होती है। अच्छा, फिर कहता है जी इलेक्ट्रोलाइट का ब्लू कलर फेड होगा, नो चेंज होगा, ये क्या होगा? ये दो तो वैसे ही बाहर हो गए ना, दोनों ऑप्शन, C एंड D। तो इलेक्ट्रोलाइट के कलर को क्या होगा? तो वो हम जरा पहले कैथोड का काम करके फिर डिसाइड करते हैं। एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन दोनों एनाइंस, सॉरी कैटाइंस में से कौन सा कैटाइन जाता है? लेस रिएक्टिव। एक्वस लेस डाइल्यूट रिएक्टिव। केस है ना, ये एक्वस वाला केस है। तो लेस रिएक्टिव कौन था? H प्लस। H प्लस जब जाएगा तो वो क्या नहीं बनाएगा? नहीं, Cu2 H2 गैस। प्लस लेस रिएक्टिव है ना। सॉरी, यस, Cu2 प्लस। हमने याद किया है ना, किंग नेपच्यू लाइकली कैन मे कॉल केलस जीलस फिशमैन टू सेल प्लेस हैडॉक एंड देन कॉड। नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज कर दी थी। कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो कॉपर का आयन क्या करेगा? आपके पास जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा एज कॉपर सॉलिड। तो आपको इलेक्ट्रोड जो है आपका कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उस पर क्या नजर आएगा? एक पिंक सॉलिड नजर आएगा, कोई गैस फॉर्म नहीं हो रही होगी। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट में से जब कॉपर 2 प्लस आयंस खत्म होते जाएंगे तो सोल्यूशन जो ब्लू था वो कॉपर 2 प्लस आयन की प्रेजेंस की वजह से था। जब वो कॉपर 2 प्लस जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है एज कॉपर सॉलिड, तो सोल्यूशन में कॉपर 2 प्लस कम होता जा रहा है आयन, जिसकी वजह से हमारा कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A बनता है इसका। ठीक है ना। एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट का कलर को क्या है, उसने ये पूछा। कहता है व्हाट आर द करेक्ट एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट्स व्हेन एक्वस कॉपर टू सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब ये क्या हमारे पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की एग्जांपल है वाले हैं या इनर्ट इलेक्ट्रोड्स? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है। और उसने बोला है कि व्हाट आर करेक्ट एनोड एंड व्हाट आर करेक्ट कैथोड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट पूछा है।
कि कैथोड पे और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगी जिस टाइम पे आप कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को डिप कर देते हैं किस इलेक्ट्रोलाइट में, CuSO4 एक्वस में। और ये इलेक्ट्रोड्स अब ग्रेफाइट के नहीं बने हुए, इंस्टेड ये कॉपर के बने हैं। तो आपने कल ही इसको पढ़ा था। मुझे बताओ कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनती है। एनोड खुद डिसॉल्व होके क्या बनाना शुरू कर देता है। ये एनोड डिसॉल्व होगा और क्या बनाएगा, Copper 2+ के आयंस बनाएगा। ऐसी है एक्वस आयंस। तो एनोड डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, यानी वो आयंस बनाना शुरू कर देता है। तो एनोड पे Copper 2 आयंस बनेंगे, ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी। सोल्यूशन से उसने किसी को भी नहीं खींचना। कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनता है कि ये जो Copper 2+ आयंस हैं ये कैथोड पे जाके एज कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हमारे पास कॉपर मेटल और कॉपर मेटल, तो कौन सा ऑप्शन बनता है इनमें से जिसके दोनों पार्ट्स ठीक हैं। ऑप्शन ए बनता है। कॉपर मेटल उधर जाके डिपॉजिट होता है आपके पास, नॉट हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। कैथोड की इक्वेशन क्या थी कि सॉल्यूशन से Cu2+ आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu सॉलिड के फॉर्म में रिड्यूस होके डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड की इक्वेशन क्या थी, एनोड का था कि जी ये सॉलिड एनोड जो बना हुआ है कॉपर का, ये Copper 2+ आयंस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्या है कि एनोड डिसॉल्व होके आयंस बना रहे जबकि वो आयंस कैथोड पे जाके एज रेडिश पिंक सॉलिड डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए। थर्ड में कहता है द कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। अब पहले तो ये बताओ ना कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स तो हैं, इतना तो हमें पता है, इसका मतलब आयंस नहीं जाना है। और केस कौन सा वाला है, कौन सा केस है ये, एक्वस एक्वस वाला। डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड। एक्वस डाइल्यूट। ओ भाई, कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस है। उसने बोला हाँ है सॉरी सॉरी। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जो कि एक्वस फॉर्म में। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, तो कॉन्सेंट्रेटेड का लफ्ज लिखा है साथ। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में क्या याद रखना था, लेस रिएक्टिव कैटाइन जाता है, मोर रिएक्टिव एनाइन जाता है, बस बाकी सारा सेम है। तो हमारे इस इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आयंस हैं, इसमें हमारे पास Na1+ सोडियम क्लोराइड से, Cl1- सोडियम क्लोराइड से, OH1- NH+ वाटर से, जो कि एक सोल्यूशन है। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में जो आपके कैटाइंस हैं इसमें से कौन से वाले कैटाइन ने जाने, लेस रिएक्टिव लेस कैटाइन रिएक्टिव। कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में। तो लेस रिएक्टिव कौन है, H+, वो चला जाएगा किस पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे। और जो एनाइंस है उसमें से मोर रिएक्टिव एनाइन ने जाना है, जिसके लिए हमने याद किया फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस। तो इसमें से लेस रिएक्टिव कौन है, OH। मोर रिएक्टिव कौन है, जो ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्लोराइड है। तो क्लोराइड जाएगा इस दफा, OH नहीं जाएगा, क्लोराइड जाएगा इस वाले इलेक्ट्रोड पे। तो ये दो आयंस क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्लोराइड ने इस इलेक्ट्रोड पे आके किस चीज में कन्वर्ट हो जाना है, Cl2 गैस में। आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कंप्लीट, मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे H+ जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 गैस में। ठीक है। तो हमारे पास आगे देखते हैं अब जरा सवाल में क्या पूछा, कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट, क्लोराइड आयंस ट्रेवल थ्रू द सॉल्यूशन टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या क्लोराइड आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे या पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ था, आप भी जवाब दो यार साथ साथ। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द जी सर। सॉल्यूशन टू द सोडियम आयंस। क्या इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं या वायर्स के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। माइनस के थ्रू। यस, कोई एक मेटल होगा ना जिसके थ्रू उन्होंने ट्रैवल करना है, मेटल की सरफेस के थ्रू। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपने याद रखना है, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रैवलिंग थ्रू सॉल्यूशन नहीं होती, थ्रू वायर होती है। ठीक है। आयंस की ट्रैवलिंग जो होती है वो थ्रू सॉल्यूशन होती है। ठीक है, आयंस थ्रू सॉल्यूशन मूव करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थ्रू वायर मूव करेंगे। अच्छा आगे कहते हैं, ये भी बार गलत हो गया, कहता है गैसेस आर गिवन ऑफ एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। मुझे बताओ दोनों इलेक्ट्रोड्स पे प्रोडक्ट गैसेस ही बन रही है, बिल्कुल। तो हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हाँ है। जी। कहता है सोडियम इज फॉर्म्ड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सोडियम आयन जा ही नहीं सकता, वो मोर रिएक्टिव कैटायन है। ठीक है ना। तो हमारे पास सोडियम फॉर्म नहीं हो सकता फिर। तो ऑप्शन नंबर सी बनता है। कहता है विच अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जरा फॉर्मूला लिखवाओ, क्या होगा जी, H2SO4
और डाइल्यूट का क्या मतलब है, आपने सोल्यूशन बनाया हुआ है या ऐसे ही रखा हुआ है? सोल्यूशन बनाया हुआ है। सोल्यूशन बनाया हुआ है, यानी इसका एक एक्वस सोल्यूशन है आपके पास, और डाइल्यूट वाला केस है, यहीं से देख लो। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन कौन से आयन होंगे वो लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास H2SO4, एक्वस आपने डिसॉल्व किया है, तो H2SO4 से कौन कौन से आयन आएंगे, H प्लस एक्वस, सल्फेट एक्वस, और वाटर है इसमें, तो वाटर से भी H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। ठीक है, ये तमाम आयन्स हैं जो इसके अंदर पड़े हुए हैं। अब वो कहते हैं कि व्हाट अकर्स ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस, तो हम जरा इलेक्ट्रोलिसिस करके देख लेते हैं। जब आप इसमें कैथोड एनोड लगाओगे, तो मुझे बताओ डाइल्यूट वाला केस हो तो कौन जाता है डाइल्यूट वाले केस में, एक्वस या डाइल्यूट? तो लेस रिएक्टिव कैटाइन, लेस रिएक्टिव एनाइन। कैटाइंस में आपके पास कैटाइन तो दोनों क्या है, सेम है, वाटर वाला भी सॉल्ट वाला भी कैटाइन सेम है। तो मुझे बताओ H प्लस ने जाना है, ठीक है, और वो जाके क्या कर देगा, H2 गैस बना देगा, ये दोनों चले जाएंगे। H प्लस यानी कैटाइन तो सेम है दोनों में। एनाइंस में से कौन जाएगा, लेस रिएक्टिव एनाइन। फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस, कौन लेस रिएक्टिव है इन दोनों में से, नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। ओ एच इज लेस रिएक्टिव, ओ एच जब जाता है तो ओ एच के लिए आपने इक्वेशन याद की हुई है, 4OH माइनस गोज इंटू O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रोडक्ट बनते हैं, O2 गैस एंड वाटर बनती है। ठीक है, तो अब जाके देखते हैं कि वो क्या आपको एक्सप्लेन करके देता है। यार 2 मिनट देना मुझे, जरा कॉल आ रही है। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो हमारे पास जो दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड है उस पे OH जाके O2 गैस बना रहा है, जिसके बबल्स आपको नजर आएंगे। वाटर तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लिख सकते ना, ऑलरेडी मीडियम हमारा वाटर ही है जिसमें हमने सॉल्ट डिजोल्व किया था। तो मुझे बताओ, कहता है जी विच अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड इन द रेशियो 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन टू 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इस बात को कंफर्म करने के लिए ना आपको दोनों की कंबाइंड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पहले, और फिर पता चलेगा। वैसे नोट्स में हमने नोट्स में ना हमने नोट लिखा हुआ है कि आपके पास जो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन रेशियो होती है ना, वो 2:1 चल रही होती है। ठीक है, जैसे नोट्स में हमने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन 2 मोल बनता है और ऑक्सीजन उसका हाफ बनता है आपके पास। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कैथोड एनोड को कंबाइन करके ओवरऑल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो फिर हमें पता लगेगा कि क्या ये बात सही है या नहीं। कहते हैं हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मुझे बताओ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन जाएगा, OH वाला जा रहा है ना, नेगेटिव आयन जाएगा, तो उधर तो हाइड्रोजन बनेगी ही नहीं। ठीक है ना, हाइड्रोजन तो बनेगा फ्रॉम H प्लस वाला आयन जो कि सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, और ये H प्लस आयन तो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ऐसी है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, नॉट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन तो फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे फॉर्म हो रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे नहीं, तो ये भी गलत है। कहता है ऑक्साइड आयंस आर ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। अच्छा जी, हमारे पास ऑक्साइड आयंस किधर है, ऑक्साइड आयन है इलेक्ट्रोलाइट में कहीं पे? ऑक्साइड होता है O2 माइनस एक्वस। ये आयन कहीं पे पूरे इलेक्ट्रोलाइट में नजर आ रही है? नहीं। नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अच्छा, फिर कहते हैं द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड। एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने का क्या मतलब है, कि उसके पास ज्यादा H प्लस आयन्स आ गए। क्या ये एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है या लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता जा रहा है? जैसे जैसे सोल्यूशन से H प्लस खत्म होता जा रहा है, H2 गैस बनाता जा रहा है, वैसे वैसे सोल्यूशन की एसिडिटी भी कम हो रही है, यानी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। ये बात समझ आइए। जी सर, जी। आगे। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कि H2SO4 की कितनी अमाउंट डिजोल्व हुई हुई है, जितनी ज्यादा अमाउंट इस वॉल्यूम में डिसॉल्व हुई होगी उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। बट
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस H प्लस इसका खत्म होता जा रहा है सोल्यूशन में से, उसकी अमाउंट कम होती जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो और डाइल्यूट होता जा रहा है, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता जा रहा। तो ये भी गलत है। तो अगर ये तीन गलत ही हैं तो ये क्या होगा, ए वाला ऑप्शन ठीक होगा। तीनों को हमने विद रीजनिंग गलत किए। अब मैं बताता हूँ एक ऐसे ठीक है। एक इक्वेशन आपकी इधर बनती है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू H2 गैस, ये कैथोड की इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन बनती है 4OH माइनस गोज इनटू O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। कंबाइंड इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि दोनों को पहले बैलेंस करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या करते होते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 2H प्लस बनेगा 4H प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2H2। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करो। तो फाइनल इक्वेशन बनती है 4H प्लस प्लस 4OH माइनस गोज इनटू O2 प्लस 2H2 गैस प्लस 2H2O। यही इक्वेशन बनती है ना हमारी फाइनल। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस के बीच में रेशो क्या चल रही है, मोल्स आपने पढ़ा हुआ है, 1:2 चल रही है। जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी उसका डबल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन जो उसने आपको दिया था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड इन द रेशियो 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन टू 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अरे नहीं, 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन टू 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये तो पुट्ठा दे दिया उसने। ओके। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया है। तो ऑप्शन ए गलत है, हमें बाकी ऑप्शन दोबारा चेक करने पड़ेंगे, हमने कहीं गलती की है। तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता ना, 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन टू 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। इसका उल्टा है, ऑक्सीजन 1 मोल मिलती है और हाइड्रोजन 2 टाइम्स मिलता है। 1:2 चल रहा होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। ओके। तो हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन फॉर्म होगी हाइड्रोजन आयन से, वो जाएगी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये दो इधर से गलत हो गया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा भी नहीं है, H प्लस आयन सोल्यूशन में से कम हो रहे हैं। सोल्यूट कम होते जा रहे हैं यानी। ऑक्साइड आयंस आर ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। हम्म ऑल्दो ऑक्साइड आयन हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये जो हाइड्रो ऑक्साइड है ना, वो H-, इसमें हमारे पास ऑक्साइड आयन पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास O2 में जा रहे हैं। यार मेरा ख्याल है इसका आंसर होना चाहिए सी। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो इलेक्ट्रोलाइट में ऑक्साइड आयन तो नहीं है, लेकिन छुपा हुआ आपको नजर नहीं आया। देखो ये जो हाइड्रो ऑक्साइड है ना, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 1-। एक हाइड्रोजन पे कितना होता है, 1+, जब नॉन मेटल से जुड़ा हो। और ऑक्सीजन पे कितना होता है, अनलेस एंड अनटिल H2O2 या OF2 में हो, तो कितना होता है, 2-। इस वजह से ओवरऑल हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज आता है, 1- का। ये 2- और 1+, पीछे 1- का चार्ज रह जाता है जो कि पूरे हाइड्रोक्साइड पे आ जाता है। यानी इस हाइड्रोक्साइड में जो हमने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इस हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन इज इन 2- की ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो कन्वर्ट हो गया इनटू 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट, O2 गैस, रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस वाली स्टेट में चला गया ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आए, इंक्रीज आए डिक्रीज आए। डिक्रीज है। डिक्रीज नहीं है, 2- से 0 जा रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। ओ हाँ सॉरी, इंक्रीज है हाँ। 0 से छोटा नंबर है -1 -2। 0 जो है -1 से ग्रेटर है, राइट साइड पे आता है वो। ठीक है, इसी तरह 0 -2 से भी ग्रेटर नंबर है। सही सही। ठीक है ना। तो ठीक है। -2 से आप 0 में जा रहे हो, आपके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आए। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आता था। ठीक है ना। तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या हुआ है, बेसिकली ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑल्दो ऑक्साइड आयन डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट में से कोई आयन नहीं है, लेकिन ये जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है इसमें ऑक्साइड आयन पड़ा हुआ है। ठीक है, O2- पड़ा हुआ है, ये हमने इधर साइड पे इधर ला के निकाला इसको। ये O2- वाला जो आयन है इस हाइड्रोक्साइड में,
ये O2 गैस में चला गया। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई। क्लियर है सवाल? जी। जी सर, क्लियर है। सर ऑक्सीडेशन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना फिर। हाँ, तो ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन थोड़ी लिखवाई थी मैंने। ऑक्सीडेशन की जरा डेफिनेशंस देखो जाके, मैंने सबसे पहले लिखवाई है। 4 लिखवाई थी। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम क्या बोलते हैं? जब चार्ज इंक्रीज हो जाए ऑक्सीडेशन बोलते हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है रिडक्शन। इसी तरह फिर आपको लिखवाया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसी तरह आपको लिखवाया है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये 4 डेफिनेशंस लिखवाई थी। उसमें से मैं वो सबसे पहली वाली यूज कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आता है किसी भी स्पीशी के, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ रहा है। सही, ये ठीक है। आपकी हाफ इक्वेशन ही देख लो ना, उस हाफ इक्वेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है कि नहीं? राइट साइड पे आपने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, OH वाली हाफ अच्छा सर। इक्वेशन देखो। ठीक है, दो ऑक्सीडेशन की वो वाली डेफिनेशन भी याद रखनी है, पहली दो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अच्छा, आगे कहते हैं, इन सर्किट, इन विच सर्किट डज द बल्ब लाइट अप। ठीक है, हाँ चेक करते हैं इसको। पहला वाला जो आपके पास है उसमें आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं। ठीक है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज कर दिए हमने, साथ हमने कॉपर सल्फेट एक्वस यूज किया है, और दोनों रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, वो पूछ रहे हैं बल्ब लाइट अप होगा या नहीं होगा। अम, अच्छा, इधर से इधर दो तीन बातें तो हम बाहर निकाल सकते हैं। मुझे बताओ, क्या एक आयनिक कंपाउंड अपनी सॉलिड स्टेट में एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा सॉलिड स्टेट में? नहीं करेगा, तो बी को तो बाहर करो। ठीक है, क्या एसिड्स एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? कर सकता है। कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीली मूविंग आयंस मौजूद है इस इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये भी पास हो गया। क्या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? कोवलेंट कंपाउंड है, नजर नहीं आ कर रहा है सकता। कोवलेंट कंपाउंड है कि नहीं? सारे नॉन मेटल्स हैं ये, ऐसी है ना? तो एक नॉन मेटल है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। सॉरी, ये कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो दो तो हमने बाहर निकाल दिए। अब आते हैं ए पार्ट पे और डी पार्ट पे, कहते हैं इन विच सर्किट डज द बल्ब लाइट अप। तो देखते हैं ए में क्या होगा आपके पास। दोनों रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ये अपने पास क्या करेगा, कॉपर 2 प्लस में जाना शुरू करेगा, आयंस बनाना शुरू करेगा। और ये जो आयंस पड़े हुए हैं कॉपर 2 प्लस वाले सोल्यूशन में, वो जाके इस पे एज कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे हमने कहा है ना कि अगर सोल्यूशन में आयन जो पड़ा हुआ है, जो सोल्यूशन में कैटायन पड़ा हुआ है, और उस तरह का एनोड अगर आपके पास है, तो एनोड डिसॉल्व होता है और कैथोड जो है उस पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इतनी बात याद है ना कल वाली? जी याद। तो यहाँ पे तो अभी तक मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड करेगी। अब मसला ये है कि इधर भी आपने क्या यूज किया है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। रिएक्टिव है, ऐसी है। और इन दोनों में से किसने कौन सा इलेक्ट्रोड फिर आयनाइज करता है? कौन सा इलेक्ट्रोड आयनाइज हो जाता है, यानी डिसॉल्व हो जाता है? एनोड। एनोड डिसॉल्व हो जाता है ना, ऐसे ही है। अब मुझे बताना कि क्या इधर आपके पास ये वाले इलेक्ट्रोड्स डिसॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये इतने रिएक्टिव हैं कि ये डिसॉल्व हो सके या ना हो सके। ठीक है ना? अब बेसिकली तो काम क्या है कि एनोड जो भी आयन सोल्यूशन में भेजेगा, उसने जाके डिपॉजिट होना है कैथोड पे, ऐसी है। ठीक है, अब ये भी एक्वस वाला केस है, लेकिन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। एक तो बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे
क्या ये Ag वाला इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो भी सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, तो हम जाके देखते हैं। तो किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस जीलस फिशरमैन टू सेल प्लेस हैडॉक, हाइड्रोजन आ गया जो कि कैटाइन है सोल्यूशन में, एंड कॉर्ड फॉर मेनली सिल्वर एंड गोल्ड। एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो कि वाटर वाला आयन भी है और H2SO4 से भी आयन आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो कैटाइन आपके सॉल्यूशन में मौजूद है उस मटेरियल का आपने क्या नहीं बनाया, अपना इलेक्ट्रोड नहीं बनाया हुआ ना, एनोड। जो कैटाइन आपके सॉल्यूशन में है H+ वाला, उस मटेरियल का तो नहीं बनाया हुआ ना हमने एनोड, नहीं। नहीं बनाया हुआ, तो वो आयनाइज नहीं करेगा। रूल क्या था कि अगर आपके सॉल्यूशन में वो वाला कैटाइन है, उसे जिस मटेरियल का कैटाइन है उसी मटेरियल का एनोड लगा दें, तो एनोड क्या करना शुरू करते हैं, डिसॉल्व होना शुरू कर देते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस तब उस तरह चलती है। तो ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। इसमें आपके पास जो मटेरियल का आपने एनोड यूज किया है, उसी मटेरियल का कैटाइन सोल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। जबकि डी वाले केस में हमारे पास जो सोल्यूशन में कैटाइन है H+ वाला, उस मटेरियल का एनोड नहीं है, तो वो डिसॉल्व भी नहीं करेगा। ठीक है ना, तो एनोड विल नॉट डिसॉल्व ओवर हियर, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। दूसरी रीजन क्या है कि Ag ऑलरेडी ए हाइड्रोजन से क्या है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो वो तो आयनाइज कर ही नहीं सकता, वो वाटर में जाके एज Ag ही रहेगा, वो आयनाइज करेगा ही नहीं। वो इतना रिएक्टिव ही नहीं है कि वो वाटर में आयनाइज कर सकेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ही परफॉर्म नहीं हो सकती, जब इलेक्ट्रोलिसिस ही परफॉर्म नहीं होगी, तो क्या ये बल्ब लाइट अप करेगा जब कोई चार्ज की ट्रांसफर नहीं हो रही यहाँ से यहाँ? ऑप्शन डी में हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होएगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रोड ऐसा है जो हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन आयन से लेस रिएक्टिव है। ठीक है ना, इवन दूसरे इलेक्ट्रोड की बात कर लो, फर्ज करो ये कैथोड ना, कैथोड होता है, ये एनोड होता, तो कॉपर भी क्या है, लेस रिएक्टिव है। दूसरी रीजन क्या है कि जो आपके सोल्यूशन में कैटाइन है और जो आपने एनोड यूज किया है वो दोनों सेम नहीं है, सेम मटेरियल की नहीं है, तो आयनाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेंगे। ऑप्शन ए में सिर्फ ये काम हो सकता है कि कॉपर 2+ आयंस बनेंगे, क्योंकि जो एनोड का मटेरियल है और जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में कैटाइन है वो दोनों सेम है। ठीक है ना, क्लियर है बात? और बी और सी को तो हमने वैसे ही बाहर किया, इधर सॉलिड आयनिक कंपाउंड है और इधर एक कोवलेंट कंपाउंड है, जो कि एसिड्स इन एक्वस स्टेट के अलावा कोई भी कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, क्लियर है बात? क्लियर है सर। अच्छा, इस पे आते हैं, कहते हैं एक्वस कॉपर टू सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज। तो इसका मतलब है कौन सा वाला केस है, एक्वस वाला केस, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अब आगे हम किस पे, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स वाला केस। ठीक है, तो हमने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स नहीं यूज किए। कहता है द करंट इज कांस्टेंट एंड एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज वेट एट रेगुलर इंटरवल्स। एनोड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के टाइम पे क्या करता होता है, डिसॉल्व। तो एनोड का मास क्या करेगा विद टाइम, डिक्रीज करेगा। हमने ग्राफ बनाया था, कैसा ग्राफ था कि मास ऑफ एनोड एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होता है और कॉन्स्टेंटली क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। तो ऑप्शन सी, इंक्रीज तो नहीं करेगा ना एनोड का मास, वो तो कैथोड का मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि उस पर डिपोजिशन हो रही है, एनोड तो डिसॉल्व होता जा रहा है। और एनोड का डी वाला ग्राफ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एनोड का मास इनिशियली जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, ना आपके पास इस तरह का ग्राफ हो सकता है कि आपके पास एक कर्व वाला ग्राफ दे दे वो, कि शुरू में इंस्टेंट बहुत तेजी से मास गिर रहा है और एट दी एंड आके कांस्टेंट हो गया। इस तरह का ग्राफ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कांस्टेंट करंट जो दिया है उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली एक स्पेसिफिक रेट के साथ क्या होगा, विद टाइम एक स्पेसिफिक रेट के साथ जाके मास डिपॉजिट होगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा ठीक है बनता है हमारे पास, सी। ये ग्राफ हमने याद भी किया हुआ है, तो हम उसको डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हैं। 7 में कहते हैं द एक्सपेरिमेंट शोन इज यूज टू टेस्ट पोटेशियम ब्रोमाइड क्रिस्टल्स। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या आता है, KBr सॉलिड। ठीक है ना, कहते हैं जी कि लैंप लगाया है, बैटरी लगाई है, बीकर लगाया है, इलेक्ट्रोड्स हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड क्रिस्टल्स हैं। कहते हैं द लैंप इज नॉट
lit. लैम्प डज नॉट लाइट। लैम्प क्यों नहीं लाइट अप हो रहा? क्योंकि ये पोटेशियम ब्रोमाइड कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड आपने किस स्टेट में यूज किया है? क्रिस्टल्स की फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में। तो एज अ सॉलिड ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्या नहीं कर सकता? कर सकते ही नहीं कर सकता। सॉलिड स्टेट में तो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही तो लैम्प लाइट अप नहीं करेगा। ठीक है ना? तो वो कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर इज देन एडेड टू द बीकर एंड द लैम्प्स लाइट। तो शुरू में लाइट अप नहीं होता, लेकिन जब डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं बीकर में तो लैम्प लाइट अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही के बी आर सॉलिड अब किस में चला गया? के बी आर एक्वस स्टेट में, जिसमें इसमें K1 + Br1 - H1 + OH1 वाले तमाम आयन्स मौजूद हैं। ठीक है ना? तो वो कहता है डिस्टिल्ड वाटर इज देन एडेड टू द बीकर एंड द लैम्प्स लाइट अप, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दीज रिजल्ट्स। कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन सोल्यूशन। मैंने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रॉन्स तो सोल्यूशन में कभी भी मूव करते ही नहीं है। ऐसे जब पोटेशियम ब्रोमाइड डिसॉल्व हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स सोल्यूशन में नहीं मूव करना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं? वायर्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। कहता है जी मेटल आयंस आर फ्री टू मूव व्हेन पोटेशियम ब्रोमाइड मेल्ट्स। क्या जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो मेल्ट होगा? नहीं। तो आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। आप इधर से इतनी बात पढ़ के ना उसको टिक ना कर देना, पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। कहता है मेटल आयंस आर फ्री टू मूव व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर। पोटेशियम रिएक्ट करेगा पानी से? बताओ जरा। इस पोटेशियम ब्रोमाइड में क्या पोटेशियम है जो रिएक्ट कर रहा है पानी से? ये तो पानी में सिर्फ क्या हो रहे हैं? डिसॉल्व हो रहे हैं। रिएक्शन तो नहीं है ना पानी के साथ कोई भी। पोटेशियम तो होता है के सॉलिड, इसका रिएक्शन विद वाटर। हम तो के बी आर डाल रहे हैं, आयनिक कंपाउंड, मेटल नहीं डाल रहे। आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करें और वो आयनाइज हो रहा है। तो ये लेकिन मिल डिसोसिएट गया। करके तो रिएक्ट करेगा ना। नहीं, तो डिसोसिएट करके रिएक्ट थोड़ी करेगा। डिसोसिएशन क्या है कि ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में पड़ा था, पानी में गया, आयन बना दिए एक्वस स्टेट में। सर। ये रिएक्शन तो नहीं हुआ। इधर भी तो K1 + Br1 - ही था, लेकिन सॉलिड स्टेट में था, लैटिस स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ था। जब टूटा तो एक्वस आयंस में चला गया। ठीक है ना? रिएक्शन नहीं हुआ पानी के साथ। अच्छा, कहते हैं मेटल आयंस आर फ्री टू मूव, ये हो गया। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन व्हेन पोटेशियम ब्रोमाइड डिसॉल्व्स। ठीक है ना बात? कि पोटेशियम ब्रोमाइड जब डिसॉल्व हुआ, अब दो किस्म के आयंस जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो फ्री टू मूव हो गए। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं? तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ठीक है ना? आगे कहते हैं विच चेंजेस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अगेन वो देखो ना कितने ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड से सवाल है। कॉपर टू सल्फेट यूज किया, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया, तो आपको याद ही रख लो कि एनोड ने डिसॉल्व होना है और कैथोड ने क्या करना है? कॉपर 2+ को एज कॉपर सॉलिड अपने ऊपर डिपॉजिट कराना है। कहते हैं अ पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये कैथोड की इक्वेशन है या एनोड की इक्वेशन है? कैथोड क्या होता है? जो कैटायन अट्रैक्ट करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और एनोड कौन सा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये एनाइन को अट्रैक्ट करता है। अब जरा पढ़ो स्टेटमेंट दोबारा। अ पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पिंक सॉलिड डिपॉजिट होता हुआ नजर तो आ रहा है, और ये किस पे? कैथोड पे। और कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? अगर आपको भूल जाता है ना, आप इस तरह याद कर लो, पैनिक, पैनिक से याद कर लो। पॉजिटिवली चार्ज कौन सा होता है? एनोड। नेगेटिवली चार्ज कौन होता है? कैथोड। पैनिक के लफ्ज से याद रख लो। अगर आपको अभी भी भूलता है, डायरेक्ट सवाल में अगर जरूरत पड़ती है, पैनिक के लफ्ज से याद रखो कि पॉजिटिवली चार्ज इज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज इज कैथोड। अच्छा जी, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है विच इज रेडिश पिंक सॉलिड। बबल्स फॉर्म ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कोई बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे। एनोड पे यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आयंस फॉर्म हो रहे हैं बस। डिसोसिएट कर रहा है आपका मेटल, कॉपर वाला रॉड जो है।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। द कलर ऑफ द सोल्यूशन डज नॉट चेंज, आपको याद होगा, इट डज नॉट चेंज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने याद किया इसको कि सोल्यूशन में आपके पास कॉपर 2+ आयंस हैं, वो अगर डिपॉजिट होते हैं तो एनोड डिसॉल्व होके और फर्दर कॉपर 2+ बना के दे रहे हैं, तो सोल्यूशन का कलर डज नॉट चेंज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है ना? तो हमारे पास ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ये भी हमने एज अ नोट लिखा था इसको। तो 1 and 3 ओनली किधर है हमारे पास? ऑप्शन बी। Which substance conducts an electric current but remains chemically unchanged? Chemically unchanged का मतलब है कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन ना हो, does not form। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कंडक्ट करे, और जब आप करंट रिमूव करें तो वो वही चीज रहे जो पहले थी। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो है एल्यूमिनियम, एक्वस सोडियम क्लोराइड, मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड, प्योर एथेनोइक एसिड। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम क्या चीज़ है? एक एल्यूमिनियम सॉलिड इज अ मेटल। जब मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो क्या उसके बाद वो चेंज हो जाता है? नहीं। क्या उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है? वही रहेगा ना, एल्यूमिनियम मेटल रहेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है जब तक आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए फिर? ए सही है। ऑप्शन ए ही ठीक है। जबकि एक्वस सोडियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तब उसमें क्या मसला है? जी, एक्वस सोडियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसमें क्या मसला होगा? नई चीजें बनेंगी ना। यस, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड इज अ मोल्टन आयनिक कंपाउंड, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हो जाएगी। प्योर एथेनोइक एसिड की भी इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये जितने कंपाउंड्स आपके पास उसने लिख के दिए हुए हैं, एसिड्स की इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, होती है। ऐसा ही है। आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन वालों की भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं उसमें। एक्वस सोडियम क्लोराइड की भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी क्योंकि आयनिक कंपाउंड एक्वस स्टेट का सिर्फ मेटल है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बाद वही चीज रहेगा जो वो पहले था। कहते हैं द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इस डायग्राम को देखते ही आपको क्या पता लग जाना चाहिए किस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है? इन्वर्टेड मेथड हम किधर यूज करते थे, किस केस में? जब हम गैस कलेक्ट करने के लिए। एसिड्स जब हम एसिड्स की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हम इन्वर्टेड सेटअप लगाते हैं अपना। कहते हैं विच कुड बी लिक्विड वाई। लिक्विड वाई कौन हो सकता है? तो वैसे तो हमने बता दिया है कि एक एसिड होना चाहिए, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें एक जगह पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, एक जगह पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। दोनों गैसेस को कलेक्ट करने के लिए आपको अपवर्ड मेथड लगाने। अच्छा, हिंट कहाँ से मिल रही है आपको कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस होने हैं? आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस जरा डायग्राम को देख के बताएं कहाँ से हिंट मिल रही है। डायग्राम को देखो जरा गौर से, और इसमें इन डिलीवरी ट्यूब्स को देखो कि इनकी जो आपके पास गैस का वॉल्यूम है इसमें इतना है, और इसमें इतना वॉल्यूम ऑफ गैस है। मतलब ऑक्सीजन कम होता है ना, यस। और हाइड्रोजन का यस, ज्यादा होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो थी? 2:1। हाइड्रोजन 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा। अब एक्वस कॉपर 2 सल्फेट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोड पे कॉपर सॉलिड और एक इलेक्ट्रोड पे O2 गैस कलेक्ट होती है। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें एक एक इलेक्ट्रोड पे तो H2 गैस, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या कलेक्ट होता है हमारे पास? एक इलेक्ट्रोड पे H2, दूसरे इलेक्ट्रोड पे कॉन्सेंट्रेटेड की केस में Cl2। Cl2 गैस कलेक्ट होती है। तो ये भी होना चाहिए वैसा तो, लेकिन ये एक कोई रीजन होगी नहीं होता है। मेरा ख्याल है Cl2 इज हैवियर देन एयर, तो वो अपवर्ड डिलीवरी मेथड से नहीं कलेक्ट की जा सकती। हाँ जी। ठीक है ना? डेंसर होती है। जी, डेंसर देन एयर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन। एथेनॉल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, वो एक कोवलेंट कंपाउंड, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है ना? ये दोनों थे जो दोनों गैसेस बना के दे रहे हैं, लेकिन क्लोरीन इज अ डेंसर गैस, तो वो उसको नीचे की तरफ कलेक्ट करते होते हैं, उसको ऊपर की तरफ फिर कलेक्ट नहीं करते। Which substance when added to water does not make a solution that is a good conductor of electricity? बेरियम नाइट्रेट है क्या चीज? BaNO3 होल
ट्वाइस आयनिक कंपाउंड है ना बेरियम नाइट्रेट। जी। अच्छा, क्या ये पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल होगा? हाँ जी, हो जाते। यस। तो अगर कंप्लीटली सॉल्युबल है तो एक्वस आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या बुरे? अच्छे। अच्छे कंडक्टर्स हैं। कैल्शियम क्लोराइड, तो हमने पढ़ा ना ऑल नाइट्रेट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल, तो बेरियम नाइट्रेट भी कंप्लीटली सॉल्युबल। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, अब चेक करना पड़ेगा क्या ये कंप्लीटली सॉल्युबल है पानी में या नहीं। तो ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ऑल पीपल हैव कार्स। कार्स में कौन था? कॉपर। कॉपर 2+, क्लोराइड था। तो कैल्शियम वन क्लोराइड प्लस इज ऑल्सो एन aqueous solution. लेड टू नाइट्रेट, अगेन नाइट्रेट आ गया तो क्या होगा? कंप्लीटली सॉल्युबल। जिंक कार्बोनेट मुझे बताओ। ऑल नहीं, ये कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप, इनसॉल्युबल होते हैं तमाम कार्बोनेट्स एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 का कार्बोनेट हो अगर, या अमोनियम का कार्बोनेट हो। तो ये कौन सा वाला कंपाउंड है जो कंप्लीटली एक्वस नहीं होगा? तो जब ज्यादा सारे आयंस नहीं बना के देगा सोल्यूशन में, एक्वस नहीं है यानी डिजोल्व नहीं होता, तो जब आयंस ही नहीं बना के देगा सोल्यूशन में तो फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ऐसी है। ऐसे ही है। तो वो यही बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एक सोल्यूशन नहीं बनाता और फिर अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो जिंक कार्बोनेट है। अ सिंपल सेल इज शोन बिलो। वोल्ट मीटर है, जिंक इलेक्ट्रोड्स है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है। कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस अकरिंग व्हेन द सेल इज इन ऑपरेशन इज करेक्ट। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है हमारा? बताया नहीं है ना इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। नहीं बताया। ठीक है। ये हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैसे इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स या रिएक्टिव? रिएक्टिव। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमें नहीं पता क्या है। तो कहता है जी विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस अकरिंग व्हेन द सेल इज इन ऑपरेशन इज करेक्ट। कॉपर 2+ आयंस आर फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन। ये सिर्फ तब होगा जब कॉपर का आयन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में पड़ा हो। ऐसे ही है ना, यही कंडीशन पड़ी थी आपने। कहते हैं जी। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल थ्रू द सॉल्यूशन। क्या इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन से ट्रैवल करते हैं या वायर से? वायर से। कहते हैं जी द जिंक, द रिएक्शन जिंक Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, के जिंक की आपके पास ऑक्सीडेशन होती है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज करके आपके पास Zn2+ बना के देता है, यानी जिंक आयंस आर बीइंग फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन। और कहता है जिंक इंक्रीजेज इन मास। जिंक इंक्रीजेज इन मास, यार मुझे लगता है ये सवाल इनकम्प्लीट है। नहीं 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 नहीं, ये आप लोग कैसे करेंगे ये? नहीं, बल्कि आप लोग कर सकते हो। नहीं, भरोसा रखें सर। नहीं कर सकते हो बेसिकली ना, असल में ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है जो हमने पढ़ा था। इधर ये अभी बात सुन लो। एक सेल होता है जिसमें हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। बैटरी क्या करती है? ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेल प्रोवाइड करती है। ठीक है। एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं और एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे और यहाँ पे पहुंच रहे थे, बट थ्रू द बैटरी। ये जो सेल है ना जिसमें वोल्टमीटर लगा होता है, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। वोल्टमीटर वाला सेल जो होता है गैल्वेनिक सेल। इसका थोड़ा ऑपरेशन डिफरेंट है, होगा इधर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होगी, लेकिन इसका थोड़ा ऑपरेशन इस सेंस में होता है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज से डिसाइड करते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स क्या कर सकते हैं। मेटल की रिएक्टिविटी किस बेसिस पे डिसाइड की जाती थी, मुझे बताओ ज़रा। हमने क्या कहा लॉस था? ऑफ। यस, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो ज़्यादा इजीली क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। ऐसे ही है। तो अब ऐसे बेसिकली ही। ये वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है, ये गैल्वेनिक सेल बोलते हैं जिसमें वोल्टमीटर लगा होता है। अब इनमें से जो भी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है ना, वो क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो भी मेटल, ये मोर रिएक्टिव वाला मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना शुरू कर देगा, और जो लेस रिएक्टिव वाला मेटल है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना शुरू कर देगा। ठीक है। यानी एक मेटल ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देगा, एक मेटल जो है उसकी रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताओ जरा कि जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? जिंक। तो जिंक की क्या होनी चाहिए इस सेल में? ऑक्सीडेशन। और कॉपर की क्या होनी चाहिए फिर? रिडक्शन, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। हमने याद किया है किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल
केयरलेस जीलस फिशरमैन, ये जीलस आ गया था ना। टू सेल प्लेस हैडॉक एंड कॉड, कॉपर आ गया। मोर रिएक्टिव, ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और लेस रिएक्टिव कॉपर है जो नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, मुझे बताओ जेड एन सॉलिड की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? कि वो Zn2+ में जा रहा है और साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ऐसे ही। और कॉपर की रिडक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी? कि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और किस में चला जाए? कॉपर सॉलिड में। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो आपके पास रिएक्शन अगर करेगा जिसमें वो आयंस बना रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या बनना चाहिए? सी बनना चाहिए। ठीक है। और ये जो जिंक आपने यूज किया ना, जिंक वाला इलेक्ट्रोड, इसका मास इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये डिसॉल्व हो रहा है अगर तो डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है। कॉपर 2+ आयन सोल्यूशन में बन रहे हैं या सोल्यूशन से कंज्यूम हो रहे हैं और कॉपर सॉलिड बन रहा है? कॉपर सॉलिड बन रहा इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल थ्रू द सोल्यूशन, ये तो हमने कर लिया ना, तो वो हो है। हाँ गया। जी। ठीक है, सही। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous सोडियम क्लोराइड एंड मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ओके, एक साइड पे आपने एक बीकर में 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, उसमें हमारे पास ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इनर्ट केस वाली इलेक्ट्रोलिसिस है। एक जगह पे एक्वस सोडियम क्लोराइड रखा है, एक जगह पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड रखा है। ओके। हम कहते हैं विच सब्सटेंस इन द डायग्राम हैज बोथ पॉजिटिव आयंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसमें पॉजिटिव आयंस भी, पूरी डायग्राम में पूछा है? अच्छा, आपके पास पॉजिटिव आयंस भी हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। एक बात बताओ, कॉपर वायर होती है। एक्वस सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव आयन तो मिल जाएगा ना, बट क्या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इसमें? नहीं। नहीं। मोल्टन सोडियम क्लोराइड में आपको लिक्विड मोबाइल आयंस मिल जाएंगे, लेकिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं मिलेंगे। ऐसे, तो इधर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें पॉजिटिव आयंस भी मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मोबाइल मिल जाते हैं? वो ये मेटल है, जो मेटल की वायर आपने यूज की। ठीक है ना। तो हमारे पास कॉपर वायर शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए हैं इसमें आयंस मिल जाएंगे पॉजिटिव वाले, लेकिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। ग्रेफाइट में आयंस नहीं मिलेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड में भी नहीं मिलेगा। और कॉपर वायर जो है, मेटल का लैटिस स्ट्रक्चर कैसा होता था? पॉजिटिवली चार्ज, आपके पास आयंस जिनके अराउंड एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट कहता है जी, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वाला है डाइल्यूट वाला केस, तो H2SO4 एक्वस या डाइल्यूट एक ही बात है। इसमें से कौन से आयंस जाते होते हैं जब डाइल्यूट या एक्वस वाला केस हो? लेस रिएक्टिव कैटाइन एंड लेस रिएक्टिव एनाइन जाता है। जरा हमारे इलेक्ट्रोलाइट में देखते हैं आयंस कौन कौन से हैं। इसमें एक तो H2SO4 से आने वाला H+ और सल्फेट है। इसके अलावा वाटर भी है इसमें, तो H+ एंड OH-। अब मुझे बताओ, आपके कैथोड पे कौन जाएगा? H+ क्या बना के देगा? H2 एट कैथोड। और एनोड पे इनमें से कौन जाएगा? लेस रिएक्टिव एनाइन जो कि OH वाला है, क्या बना के देगा? O2 गैस एट एनोड। अब जरा सवाल पढ़ते हैं। हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन हमारी कैथोड पे बन रही थी, और कैथोड का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव नेगेटिव, होता है। क्योंकि उसने कैटाइन को ट्रैक करना है H+ वाले, और फिर H2 बनानी है। तो ये बात ठीक है, पहली वाली स्टेटमेंट। कहते सही हैं है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड पे बन रही थी, एनोड पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड को खींचा उसने और ऑक्सीजन बनाई, ये भी ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। नहीं। द एसिड बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड, एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा या कम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा जब H+ सोल्यूशन से खत्म होते जाके H2 बनाते जा रहे हैं? कम। कम होता जाएगा।
तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनता है, 1 and 2 ओनली? बी ऑप्शन सही बी। है। Which statement about conduction of electricity is correct? Conduction of electricity की सिर्फ बात है। Electricity is conducted in aqueous solution by electrons. Electrons aqueous solution में किसी भी electricity conduct करते हैं, ions? आयंस करते हैं। Ions करते हैं, तो ये गलत। Electricity is conducted in a metal wire by ions. Metal wire में ions electricity conduct करते हैं या freely moving electrons? इलेक्ट्रॉन्स। Metals में वो करते हैं। Electricity is conducted in a molten electrolyte by electrons. मोल्टन हम्म। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, अभी भी फ्रीली मूविंग आयंस करते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में आयंस करते हैं। आयंस करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बनना चाहिए? डी बनना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एसिड सोल्यूशन बाय आयंस। एसिड का सोल्यूशन जो होता है वो एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, एसिड्स पानी में जाके फ्रीली मूविंग आयंस बना के देते हैं आपको। In an experiment shown in the diagram, the bulb lights and a gas is produced at each electrode. दोनों इलेक्ट्रोड्स पे गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यानी एनोड, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यानी हमारा कैथोड। अब वो कह रहा है व्हाट इज एक्स। एक्स ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करें तो दोनों पे क्या प्रोड्यूस हो, गैस प्रोड्यूस हो रही हो, लेफ्ट राइट दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है। तो एक्वस कॉपर 2 सल्फेट आपको आपको चेक करना पड़ेगा, CuSO4 एक्वस। एक्वस वाला केस है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो आपके पास कौन कौन से आयंस हैं? ये तमाम आयंस हैं। एक्वस वाला केस हो तो लेस रिएक्टिव वाला जाएगा, कौन है? कॉपर। मोर रिएक्ट एनाइन है वो भी लेस रिएक्टिव वाला, वो कौन है? हाइड्रोक्साइड। तो इधर एक इलेक्ट्रोड पे क्या बन रहा है? कॉपर सॉलिड। दूसरे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है बेसिकली। तो इसमें भी आपके पास Na1+, H1+, Cl- OH-। अब इधर क्या प्रोड्यूस होगा आपके पास? H+ जाएगा, H2 गैस बनाएगा अगेन। कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में याद रखना है कैटाइन लेस रिएक्टिव होता है, एनाइन मोर रिएक्टिव वाला जाता है। और मोर रिएक्टिव एनाइन कौन सा है? क्लोराइड, जो कि Cl2 गैस बना के देगा। तो ये ऑप्शन ठीक है ना? दोनों साइडों पे क्या बना के दे रहा है? गैसेस बना के दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए अगर आप चाहते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स पे गैसेस बने। एथेनॉल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा ये बाहर। और जो आपके पास मोल्टन लेड 2 ब्रोमाइड है, मोल्टन वाले में तो आपके पास एक होगा Pb और एक होगा Br1-। तो एक पे Pb चला जाएगा Pb सॉलिड की फॉर्म में, दूसरे पे ब्रोमीन जाएगा Br2 गैस बन जाएगी। ठीक है ना? क्लियर है ये बात? ठीक है सर। तो हमारे पास हम कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सोडियम क्लोराइड यूज करें तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे आपके पास गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। एक पे H2 गैस आ जाएगी, एक पे इधर Cl2 गैस बन जाएगी, इधर H2 गैस बन जाएगी। कहते हैं डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड 2 ब्रोमाइड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। मोल्टन वाला केस है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वाले ये तो आयंस ने जाने कौन कौन सा आयन है इसमें, Pb2+ और Br1-। यही दो हैं और लिक्विड स्टेट में, पानी इधर इन्वॉल्व नहीं है तो पानी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब आपको वो कहता है जी कि इधर आपके पास एक ब्राउन गैस बन रही है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पे, और जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर एक सिल्वरी कलर का मेटल आके डिपॉजिट होना शुरू हो गया। कहता है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस। कहता है एटम्स चेंज इनटू आयंस। ऐसे होता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या पड़े होते हैं? आयंस पढ़े होते आयंस पड़े होते हैं, और वो किस में चेंज होते हैं? हैं एटम्स में एटम्स में। या रूम टेम्परेचर और कंडीशन वाली स्टेट में। तो ये बात उल्टी लिखी है, गलत। कोवलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। इधर कौन से कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इधर? नहीं है कोई भी। नहीं है, कोई भी नहीं है बाहर। आयंस चेंज टू एटम्स। सही है। अच्छा, ये तो आयन है जो कि एटम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो एटम है ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है। और लास्ट है, कहते हैं न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। जी। जी न्यू बताओ। कंपाउंड सुनिए। यस, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। आपके पास आपने PbBr2 से स्टार्ट किया था, और अब आपके पास क्या एंड अप हो गया? आपके पास Pb सॉलिड एंड Br2 गैस, नए कंपाउंड बन गए ना।
जैसे कंपाउंड तो ना हुआ है, एलिमेंट्स है। हाँ एलिमेंट कहाँ से हो गए मेरे भाई? एलिमेंट है, मॉलिक्यूल सर है, अरे ब्रोमीन क्या? एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, ये बात भी सही है कि कंपाउंड्स नहीं है, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट पी भी एलिमेंट बोल सकते हैं। Br2 इज नॉट एन ब्रोमीन एलिमेंट, भी एलिमेंट ही है। नॉट एन एलिमेंट। डायटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आप क्या बता मॉलिक्यूल है। एलिमेंट नहीं बना। अब इधर हम फंस रहे हैं थोड़ा सा। डी और सी में ना, आयंस दोनों सी सी है, आयंस चेंज टू एटम्स। हाँ जी दोनों सही है। हमारे पास ठीक होने चाहिए। आयन सी ऐसे डी नहीं हो टू सकता। एटम। हाँ, वो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि देखो ना, जब भी आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस होती थी, तो वो आपके पास जो भी आयन होता था वो पहले एक न्यूट्रल एटम में चेंज होता था, और डिसाइड किस तरह होता था कि क्या स्टेट होगी। जो भी रूम टेम्परेचर पे उसकी स्टेट होती थी उसमें कन्वर्ट कर देते थे उसको। न्यूट्रल एटम में जाता था वो हमेशा। इसी तरह ब्रोमीन है, Br-, वो जाएगा जी Br0 में। और वो हमें पता था रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस पे वो Br0 अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, Br2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो। तो ये ठीक है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए बस। न्यू कंपाउंड्स नहीं फॉर्म हो रहे। अरे, आगे आपसे कहता है विच पेयर ऑफ मेटल एक्स एंड वाई will produce the highest voltage when used as electrodes in a simple cell। अब दोबारा देखो आपके सेल में क्या चीज अटैच हुई हुई है। बैटरी लगी है इसमें? नहीं। नहीं लगी हुई, तो ये वो वाला केस है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा? जो और ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिव है वो वो उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन। शुरू करेगा, और जो लेस रिएक्टिव है वो क्या करना शुरू करेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन करना शुरू करेगा। ठीक है। अब मुझे बताना, आपके दिमाग में अगर दो मेटल्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस हुआ रिएक्टिविटी में, तब ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, या अगर उनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो बिटवीन रिएक्टिविटी, तब ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी? थोड़ा डिफरेंस है तो। अच्छा, आप अब वोल्टेज को इधर दिमाग में रखना है, इधर वोल्टेज का मतलब ही है डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिविटी। अब बताओ, वो कहता है कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो हाईएस्ट वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे? जी, जिनके बीच में क्या हो, बिग डिफरेंस हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक ज्यादा बड़ी वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज का इस तरह के सेल में मतलब ही ये होता है कि आपके पास उनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना रिएक्टिविटी की वैल्यूज में, उतना ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। हम्म। अब असल में ना, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग पढ़ते नहीं हो, बट आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज होती हैं एग्जैक्ट एग्जैक्ट ये इनकी क्या होनी चाहिए, लेकिन चलो, इतनी बात सिंप्लीफाई होकर समझ आ गई है। जिन मेटल्स में ज्यादा बड़ा डिफरेंस, उनकी ज्यादा बड़ी वोल्टेज आती है। इतनी अच्छा बात क्लियर सही है? है। मैं आपको फिर भी उसको दिखा देता हूँ कि बेसिकली जो हमारे पास होता है ना, इस तरह की एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। ये A2 में होती है वैसे, लेकिन हर एक एलिमेंट के लिए ना इस तरह की वैल्यूज होती हैं, जो कि उनको अरेंज किया होता है आपने रिएक्टिविटी सीरीज के तौर पे। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, बल्कि नहीं, ये ऑर्डर में नहीं है, ये मेरे ख्याल ये ऑर्डर में है। ऊपर से नीचे की तरफ आओ, देखो इनका सारों का साइन कैसा है, जब तक मैं जीरो तक नहीं आ गया। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और जीरो से नीचे वालों का कैसा है? नेगेटिव है। ऊपर से नीचे आते हुए लेस पॉजिटिव होती जा रही है वैल्यूज, जी। और नीचे जाते हुए मोर नेगेटिव होती जा रही है। हाँ जी। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ। ठीक है, और इसको हम एज रिएक्टिविटी सीरीज ओ लेवल्स की हद पे पढ़ते हैं बस। तो अब बस आपने क्या याद रखना है कि जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतनी बड़ी वोल्टेज होगी। अब आते हैं जरा कॉपर और सिल्वर को कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास
पहले वाले ऑप्शन के लिए, किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस zealous फिशरमैन टू सेल प्लेस हैडॉक एंड कॉड फॉर मेनली सिल्वर एंड गोल्ड। फॉर मेनली सिल्वर। इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो हम कह लेते हैं 2 वोल्ट्स ये बनाते हैं, अगर ये वाले आप यूज करते हैं। ऑप्शन ए में 2 वोल्ट्स कह लेते हैं प्रोड्यूस हुए, जितना डिफरेंस है ना उसको वोल्टेज बोल देते हैं हम। 2 वोल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। मैग्नीशियम और सिल्वर के बीच में कितना डिफरेंस है? तो किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस zealous फिशमैन सेल प्लेस हैडॉक इन कॉड। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वोल्ट्स ये प्रोड्यूस करके देगा आपको। असल में मैग्नीशियम इतना और नहीं होगा। सिल्वर है ना? जी। ओ सॉरी। सिल्वर है, कॉपर तो नहीं। हैडॉक एंड कॉड फॉर मेनली सिल्वर एंड गोल्ड। तो सिल्वर के साथ कितना है? +2 कर दो, 9 वोल्ट्स कह लो, 9 का डिफरेंस है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम एंड जिंक। जिंक और मैग्नीशियम में कम डिफरेंस है। एक किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस zealous। इनका भी कितना डिफरेंस है? 2 वोल्ट्स का। फिर जिंक और कॉपर के बीच में देखें तो हमारे पास zealous फिशरमैन टू सेल प्लेस हैडॉक एंड कॉड। इनका कितना डिफरेंस है? 5 वोल्ट्स का। तो मुझे बताओ ग्रेटेस्ट डिफरेंस किन के बीच में है? मैग्नीशियम और सिल्वर के बीच में। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज भी कौन प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीशियम और सिल्वर प्रोड्यूस करेगा। बट ये याद रखना, ये वाली बातें सिर्फ अप्लाई होंगी जब आपको इधर वोल्ट मीटर नजर आ जाए। ठीक है। इसको एक गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ये वो इलेक्ट्रोलिटिक वाला सेल नहीं है जिसमें बैटरी लगती है। कहते हैं हाउ कैन सोडियम बी मैन्युफैक्चर्ड। सोडियम की मैन्युफैक्चर कैसे की जाती है जी? कहते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग एक्वस सोडियम क्लोराइड। अच्छा जी, एक्वस सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस को बोला जाता है। इसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये एक्वस डाइल्यूट वाला केस है। इसमें आयंस कौन कौन से? Na1+, H1+, Cl-, OH-। मुझे बताओ एक्वस वाला केस हो या डाइल्यूट वाला केस हो तो कौन जाता है? लेस रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। कैटाइन भी लेस रिएक्टिव, एनाइन भी लेस रिएक्टिव। इनमें से लेस रिएक्टिव कैटाइन कौन होता है? कौन नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में? एच H+। वन प्लस तो सोडियम तो नहीं बन रहा ना, नहीं। तो ये बाहर। अगर सोडियम जाता, सोडियम आयन जाता और सोडियम में कन्वर्ट हो जाता फिर सीखता। फिर कहते हैं जी बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH एक्वस। अगेन एक्वस डाइल्यूट वाला केस है। आपके पास एक Na आयन है, एक H+ आयन है, एक OH आयन है, एक आपके पास वाटर वाला OH आयन है। इसमें भी कौन जाएगा? H+ और OH आयन। सोडियम तो नहीं बनेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगी। मोल्टन सोडियम क्लोराइड अगर करें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ Na1+ लिक्विड स्टेट में और Cl- लिक्विड स्टेट में, अब क्या बन सकता है? इनमें दो सोडियम सॉलिड। थे, उन दोनों ने जाने। तो अब सोडियम सॉलिड बना सकता है ये। तो हम इसको क्या कर देते हैं? करेक्ट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। आगे आपसे कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of copper to sulfate with platinum electrodes is correct। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब होता है? कि इनर्ट वाले इलेक्ट्रोड्स हैं। तो हमारे पास किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है अब? कॉपर टू सल्फेट की, Cu2+, SO4 2-, H1+, OH1-। एक्वस वाला केस है, लेस रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव दोनों जाएंगे। हाइड्रोजन और कॉपर में लेस रिएक्टिव कौन था? हाइड्रोजन से नीचे आता है हैडॉक एंड कॉड। कॉपर नीचे आता है, ये लेस रिएक्टिव ये जाएगा। और सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में से OH इज लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू याद कर सकते हैं इसको। तो कॉपर 2+ किस पे जाएगा? कैथोड पे। और क्या बना देगा? कॉपर सॉलिड। हाइड्रोक्साइड किस पे जाएगा? एनोड पे, एनाइन जाएगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 गैस में। +7 वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन। कहता है ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक कह रहे हैं। ठीक है। एनोड कैसा होता है? अगर आयनाइन को अट्रैक्ट करता है एनाइन को, तो इस पे खुद कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ही बन रही है ना ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोक्साइड जाके बना के देगा। तो ये ऑप्शन ठीक है। कहते हैं द मास ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मास कांस्टेंट रहेगा, उस पे कॉपर सॉलिड आके डिपॉजिट होते जा रहा है विद टाइम। नहीं, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, तो ये भी गलत। द मास ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस। क्या एनोड इधर डिसॉल्व हो रहा है या एनोड पे आयन आ रहे हैं? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया था या हमने
इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट। इनर्ट तो वो तो डिसॉल्व करेगा ही नहीं, मास डिक्रीज ही नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या चेंज होगा ही नहीं होगा, सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस आयंस थे और वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं कॉपर सॉलिड में। होगा चेंज कलर। कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होगा क्योंकि जो कलर है सॉल्यूशन का वो कॉपर 2 प्लस आयंस की वजह से एक्वस फॉर्म में। और जब वो ही सॉल्यूशन से खत्म होते जा रहे हैं, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो कलर भी क्या करेगा, फेड होता जाएगा और रिमूव हो जाएगा एट द एंड। तो ये भी क्या है, गलत है। वो कह रहा है कोई कलर चेंज नहीं होगा जबकि होना चाहिए। 21 में आपसे कहता है जी द डायग्राम shows the electrolysis of a concentrated aqueous solution containing both copper 2 ions and sodium ions। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसके अंदर कॉपर 2 आयंस और सोडियम आयंस है। ठीक है, हमारे पास कॉपर 2 प्लस एक्वस पड़ा हुआ है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, और हमारे पास सोडियम यानी Na1 प्लस एक्वस है इसमें। और याद रखना है ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट है ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया। ठीक है, बोथ कॉपर 2 आयंस एंड सोडियम आयंस, अ मेटल इज डिपॉजिटेड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड वाई। कहता है कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा और क्यों डिपॉजिट होगा। अच्छा मुझे बताओ, जब कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस हो तो कौन सा कैटाइन जाके डिपॉजिट होता है, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव। एनाइन तो पूछा ही नहीं है ना इस बार उसने, लेकिन याद कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड के केस में लेस रिएक्टिव कैटाइन, मोर रिएक्टिव एनाइन जाते हैं। ठीक है, कैटाइंस है ना दोनों, सोडियम आयन और कॉपर 2 आयन। इसमें लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर। कॉपर वाला आयन इज लेस रिएक्टिव, तो कॉपर जाके डिपॉजिट होगा। कॉपर ने डिपॉजिट होना है, सोडियम ने डिपॉजिट नहीं होना। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, नहीं रीजन क्या है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। रीजन क्या है, लेस रिएक्टिव है सोडियम से। यस सोडियम से लेस रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव कैटाइन जाके डिपॉजिट होता है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास, इसको हम लेबल कर लेते हैं, सोडियम से लेस रिएक्टिव है इसलिए सोडियम नहीं गया, ये वाला आपके पास कॉपर जो है वो जाके डिपॉजिट हुआ है। आगे द डायग्राम शोज द यूज द apparatus used to electrolyze lead 2 bromide using inert electrodes। lead 2 bromide using inert electrodes, लेकिन उसने कहीं बोला नहीं। अच्छा नहीं, आगे सवाल में इंफॉर्मेशन दी है। लेड 2 ब्रोमाइड क्या होता है, PbR2। अब एक्वस है, लिक्विड है, कौन सा वाला है हमें नहीं पता, अभी आगे पता लगेगा। कहते हैं व्हाई डज द लैम्प लाइट अप ओनली व्हेन लेड 2 ब्रोमाइड इज मेल्टेड। यानी वो कह रहे हैं सॉलिड में यूज करो नहीं होता, अगर मेल्ट करो तब होता है। तो मेल्ट करने से आयनिक कंपाउंड को वो क्या बना देता है, आयनिक कंपाउंड अपने फ्रीली मूविंग आयंस बना देता है ना। तो कहते हैं जी ए पार्ट में ब्रोमीन एटम्स इन द लेड 2 ब्रोमाइड आर कन्वर्टेड टू आयंस व्हेन इट इज मेल्टेड। ठीक नहीं है ये, ठीक है। नहीं है ना भाई। नहीं, क्यों नहीं ठीक। ब्रोमीन एटम्स होते हैं लेड 2 ब्रोमाइड के अंदर, या उस टाइम पे भी वो आयंस की फॉर्म में होते हैं। आयनिक कंपाउंड में आपके पास वो एटम के तौर पे होता है ब्रोमीन, या जब वो सॉलिड स्टेट में था तब भी वो आयन की स्टेट में था, आयन सिर्फ था। फिक्स्ड पोजीशन पे होल्ड किया हुआ था उसको क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो ब्रोमीन एटम्स नहीं है लेड 2 ब्रोमाइड में, ब्रोमाइड आयंस ही हैं लेड 2 ब्रोमाइड में, जो कि फ्रीली मूविंग आयंस में कन्वर्ट होते हैं जब मेल्टिंग मेल्टिंग हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे इसने ट्रिक यहाँ पे खेली है कि ब्रोमीन एटम्स बोल दिया उसने, ब्रोमीन एटम नहीं है इसमें। ब्रोमीन ब्रोमीन का ही आयन है जो कि सॉलिड स्टेट में फिक्स पोजीशन पे है, और लिक्विड स्टेट में वो फ्रीली मूविंग पोजीशन में, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा किसी चीज में। ठीक है ना, आयन बन भी नहीं रहा, वो ऑलरेडी आयन ही था। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो कि आपके पास ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान बनता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द लेड टू ब्रोमाइड व्हेन इट इज मेल्टेड। लेड टू ब्रोमाइड हमारा क्या बन जाएगा मेल्टेड स्टेट में, इलेक्ट्रोलाइट। क्या इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जाते हैं, नहीं। नहीं जाते। While the ions in lead 2 bromide are free to move only when the solid is melted। ये सही है। ये ठीक है ना, कि जो आपके पास ये आयंस हैं
ये अभी फिक्स पोजीशन पे है, लेकिन जब आप मेल्ट कर देते हो उसको तो ये फ्रीली मूविंग आयंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है ना। तो उसने देखो ना बोला ना, द आयंस इन लेड टू ब्रोमाइड, उसने ये तो नहीं बोला एटम्स इन लेड टू ब्रोमाइड। आयनिक कंपाउंड में आयंस ही होते हैं, सॉलिड स्टेट में हो आप, लिक्विड स्टेट में, आप गैसियस स्टेट में हो, रहेगा वो आयन ही। सिर्फ आप उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के अरेंजमेंट चेंज कर रहे हो। देर आर नो ठीक है। आयंस इन सॉलिड लेड टू ब्रोमाइड, ये बात ठीक है। आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस बनाता है, जिसमें आपके पास ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ आयंस हुई होती है फिक्स पोजीशन पे। ठीक ये है, तो गलत ये है बात। option क्या है, गलत है। विच सब्सटेंस कैन बी सोडियम क्लोराइड। अच्छा जी, सोडियम क्लोराइड तो वैसे तो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। अब प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी तो आप ये कर लोगे। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट की बात बताओ। हाय। हाई होता हाई है। मेल्टिंग पॉइंट्स। अच्छा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करता है, हाँ जी। करता करता है। एक्वस स्टेट में करता है, करता करता है। है। सॉल्युबल है तो। तो अब जहां पे नजर आ रहा है आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जहां पे आपको नजर आ रहा है कि लिक्विड स्टेट में कर रहा है, एक्वस स्टेट में कर रहा है, तो वो वाला ऑप्शन ठीक है। तो कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट आपके पास इनमें सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है। ये दो मेल्टिंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं हाई वाले, कंपैरेटिवली हाँ जी। बाकी दोनों से हाई हैं। अच्छा, फिर लिक्विड स्टेट में उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो ये बात एक तो गलत होगी ना यहाँ पे, कि आयनिक कंपाउंड भी और लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, तो ये बात गलत होगी ऑप्शन डी में। फिर कहते हैं एक्वस स्टेट में भी करता है, और जो आपके पास दूसरा है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड, उसका एक्वस स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, यानी फ्रीली मूविंग आयंस नहीं बना रहा, डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए जो सारे काम कर रहा है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, वो लिक्विड फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके दे रहे हैं, तो ऑप्शन सी। In the electrolysis of molten aluminium oxide for the extraction of aluminium, the following three reactions take place. अभी तक हमने extraction of metals नहीं किया हुआ, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वही हमने करना है, उससे रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। कहते हैं रिएक्शन एट, कहते हैं विच रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper to sulfate with copper electrodes। अब कॉपर इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब है, आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स वाली इलेक्ट्रोलिसिस करानी है कॉपर टू सल्फेट की, तो हमारा जो एनोड होगा वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा। एनोड किस मटेरियल का बना है, कॉपर सॉलिड का, डिसॉल्व होगा तो किस में जाएगा, कॉपर टू प्लस में। तो कहते हैं रिएक्शन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड कौन सा वाला इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। एनोड एनाइन को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव वाला। यस, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है हमारा, एनोड। अगर इस तरह नहीं याद रहता ना तो वो पैनिक का लफ्ज बताया था आपको, कि पॉजिटिवली चार्ज एनोड होता है, नेगेटिवली चार्ज कैथोड होता है। तो ये हमारा नेगेटिव का इलेक्ट्रोड कौन सा है, हमारा कैथोड है। अब मुझे बताओ कि जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो एनोड के साथ क्या होता है, क्या सोल्यूशन में से ओ एच आइन उसके ऊपर जाएगा, या ये जो सॉलिड कॉपर का एनोड है वो डिसॉल्व हो जाएगा और कॉपर टू प्लस आइंस बना के देगा। एनोड डिसॉल्व होगा। एनोड डिसॉल्व होगा। क्या ये वाली इक्वेशन ठीक है, जो पहली वाली ऑप्शन है, उसमें नहीं, एनोड डिसॉल्व हो रहा है, या आपके पास कॉपर टू प्लस आयन कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर सॉलिड बन रहा है। हाँ जी। तो हमारे पास कौन सा हो सकता है, या तो सी या तो डी, ए बी को बाहर निकाल दिया यहाँ से। कैथोड पे कौन जाएगा, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में ये जो आयन एनोड बना के दे रहे हैं, यही आयन जाके किधर डिपॉजिट होता है हमारे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के केस में, कैथोड पे एज कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कि सोल्यूशन से कॉपर टू प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। एच प्लस आयन नहीं जाता। ठीक है ना। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वाली एग्जांपल से यही सवाल दोबारा पूछा है। कहते हैं द डायग्राम शोज apparatus used to investigate the conductivity of different solutions। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, सोल्यूशन उसने कोई यूज किया, कहते हैं विद सब्सटेंस इन aqueous solution of concentration 1 मोल per dm क्यूब, सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम यूज की है।
would cause the lamp to give the brightest light. brightest light कहाँ पे आएगी? तो सोल्यूशन कौन सा वाला यूज करें? तो आपके पास जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो सबसे तगड़ी होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा तगड़ी उधर क्या होगी, कंडक्ट होगी, और सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट लैंप वो आपके पास जो है वो लाइट अप होगा। अमोनिया, अमोनिया ठीक है, अमोनिया इज NH3, एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड की एग्जांपल में। तो वीक एसिड्स क्या नहीं करते पूरे तरीके से, आयनाइज नहीं होते ना, तो इतने ज़्यादा आयंस ये भी बना के नहीं देगा। एथेनॉल एक कोवलेंट कंपाउंड है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्या ख्याल है? H2SO4, ये हो ये सकता किस है। एग्जाम्पल्स में से था? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लिस्ट में। तो जब ये पानी में जाते हैं कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूविंग आयन सबसे ज़्यादा बना के देगा। और इसको अगर आज आपने अपना इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे H2SO4 को यूज़ किया, तो फिर सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट लैम्प आपका जो होगा वो लाइट अप होगा। ठीक है, कहते what products are formed when concentrated aqueous potassium chloride is electrolyzed? कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड का सवाल है। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KCl, कॉन्सेंट्रेटेड की बात हो रही है। कौन कौन से आयन्स है इसमें? K1+, Cl1-, H1+, OH1-। कॉन्सेंट्रेटेड का केस हो तो कैटाइन कौन सा जाता है? लेस रिएक्टिव। एनाइन कौन सा जाता है? जवाब नहीं दे रहे ना। एनाइन कौन सा जाएगा? मोर रिएक्टिव वाला। ठीक है, अच्छा ये कैटाइन, इन दोनों में से लेस रिएक्टिव कैटाइन कौन है? तो हमने याद किया हुआ, किंग, H नेचुरल, plus। लाइटली, कैन, मे, कॉल, केयरलेस, जीलस, फिशमैन, टू सेल, प्लेस, हेडॉक। हाइड्रोजन नीचे आते रिएक्टिविटी सीरीज में, दिस इज लेस रिएक्टिव। ये कैटाइन जाएगा, जब H1+ जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? H2 गैस में। ऐसी है, तो हमारा कैथोड जिस पे ये कैटाइन गया उस पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए या सी में से कोई हो सकता है। फिर एनोड पे बात करें तो मोर रिएक्टिव एनाइन जाना चाहिए। तो फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड हाइड्रोक्साइड इज लेस रिएक्टिव, और कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में मोर रिएक्टिव जाते हैं। तो क्लोराइड जाएगा आपके एनोड पे, और क्या किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl- जब जाएगा तो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही है, तो हमारे पास कैथोड पे हाइड्रोजन बननी चाहिए, एनोड पे क्लोरीन गैस। तो इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन है। नेक्स्ट कहते हैं टू सेल्स P and Q containing different liquids were connected in series with a battery and a suitable lamp and inert electrodes as shown in the diagram। ठीक है, कहते हैं फॉर विच पेयर ऑफ लिक्विड्स डिड द लैम्प लाइट अप। अच्छा, P भी आपका क्या है? ये वाला इलेक्ट्रोलाइट। Q क्या है? जो इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किए। कहते हैं कौन से दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करें तो इलेक्ट्रिसिटी पूरे तरीके से कंडक्ट होगी और लैंप लाइट अप करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन क्या? NaCl कॉन्सेंट्रेटेड। आयंस होंगे इसमें, आयनिक फ्रीली मूविंग आयंस होंगे? भाई जी जवाब होंगे। दो, जवाब दो भाई, जवाब दो। होंगे, तो इसमें फ्रीली मूविंग आयंस है, राइट। P में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि जब इधर दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ने पूरा, ये कंप्लीट लूप ऑफ सर्कल बनता है वहाँ, सर्किट का कंप्लीट लूप ये बनता है। तो फिर क्यू को भी क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ताकि पूरा सर्किट कंप्लीट हो। क्यू उसने बोला कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, शुगर इज C6H12O6। ठीक है, क्या ये फ्रीली मूविंग आयंस बनाएगा सोल्यूशन? नहीं। नहीं बनाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन, ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें फ्रीली मूविंग आयंस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। प्रोपेनॉल अगेन एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है C3H5OH। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। एथेनॉल एंड मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड,
एथेनॉल कोवलेंट कंपाउंड, मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड आयनिक कंपाउंड, फ्रीली मूविंग आयंस होंगे मेल्टेड फॉर्म में। मर्करी जो कि एक लिक्विड है, और आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। इधर बताओ क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? करेंगे। ये कर सकते हैं इधर। अगर पी की जगह में क्या यूज कर लूं, मरकरी, यानी ये अंदर लिक्विड मरकरी पड़ी हुई है जो कि क्या है, एक मेटल है जिसके पास फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे अंदर सॉल्यूशन में। जबकि क्यू में HCl के फ्रीली मूविंग आयंस होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। A substance Q conducts electricity both when solid and molten. What is Q? An alloy, a hydrocarbon, a metal oxide, a salt. कहते हैं सब्सटेंस Q जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है जब वो सॉलिड हो और मोल्टन हो। तो ऐसा कौन सा आपके पास सब्सटेंस है जो एलन। सॉलिड और मोल्टन स्टेट में हमारे पास, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? वो कौन होता है? मेटल। मेटल सॉलिड स्टेट में भी करता है और मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही है। तो उसने कहा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स तो नहीं करते। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों हों। ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स, क्या मेटल ऑक्साइड्स सॉलिड स्टेट में, मेटल ऑक्साइड्स आर आयनिक कंपाउंड्स, क्या ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड? नहीं कर सकते। नहीं करते। सॉल्ट भी किसको कहते हैं? आयनिक कंपाउंड को। क्या आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में करते हैं? नहीं करते, मोल्टन स्टेट में कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या रह जाता है? एनालॉय। एलॉय भी क्या चीज होती है? टू मेटल्स का मिक्सचर। यस, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इज एन एलॉय। ऐसे ही है ना, एलॉय हम टू मेटल्स के मिक्सचर को, बेसिकली मेटल ही है ना। ठीक है। और सॉलिड स्टेट में भी एलॉय करेगा और मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनना चाहिए? एलॉय। हाइड्रोकार्बन इसलिए बाहर हो गया, कोवलेंट कंपाउंड है। आपका मेटल ऑक्साइड इसलिए बाहर हो गया, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकता। सॉल्ट भी बाहर आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकता। When the experiment shown is set up, the bulbs light up, the bulb lights, ठीक है। There are no decomposition products at the electrodes, ठीक है जी। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। हमने याद किया हुआ पैनिक से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड। कहता है व्हाट इज एक्स। अब लैंप लाइट अप हो रहा है यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो एक्स कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो मुझे बताओ एक्वस सोडियम क्लोराइड, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? NaCl एक्वस। कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। कहते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? नहीं कोवलेंट कंपाउंड है, ब्रोमीन तो बाहर हो गया। मोल्टन सोडियम क्लोराइड, कर सकते। कर सकते हैं। मरकरी, मरकरी भी कर सकते। मरकरी भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या करें? उसने कहा डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए इलेक्ट्रोड्स पे। तो उससे क्या होगा? तो मरकरी हुआ ना। और कोई बंदा? हाँ साहब, अहमद। सर मेरे ख्याल में तो हम्म डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं? डिकॉम्पोजिशन जब ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस। ब्रेक डाउन। एक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है जब NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यहाँ पे NaCl को आप एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो क्या वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस? हो जाएगा। नहीं, कैसे होगा? वो ऑलरेडी जब आपने मेल्ट किया तो वो ऑलरेडी सोडियम और जो क्लोरीन है वो सेपरेट नहीं एक्वस हो। की बात हो रही है, ओ बल्कि नहीं 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 नहीं। एक्वस की बात हो रही है अभी, एक्वस वाले की। क्या ये इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो जाएगा एक्वस सोडियम क्लोराइड? हाँ जी। हो जाएगा। वो आपको क्या बना के देगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल। मोल्टन सोडियम क्लोराइड उसमें कौन है? सिर्फ Na1+ है और Cl1- है लिक्विड स्टेट में। लिक्विड का मतलब मेल्टेड फॉर्म में। और कोई वाटर वाला आयन है इसमें मोल्टन वाले में?
नहीं। तो एनोड पे कौन जाएगा? क्लोराइड। कैथोड पे कौन जाएगा? सोडियम आयन। सोडियम। सोडियम सॉलिड मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी। डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स बिल्कुल। आ गए आपके पास। तो ये भी बायर, ये भी बायर। कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी लेकिन कोई नया सब्सटेंस या कोई डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट नहीं बनेगी। वो मरकरी है, मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बाद चुप कर जाएगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे ऐसी है, तो वो हमारा मरकरी बनता है। कहता है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड बिटवीन कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड से क्या मतलब है उसका? कौन से वाले इलेक्ट्रोड्स? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यानी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स। अच्छा जी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है हमारा? एनोड। पैनिक से याद करो। पी ए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड। आपने किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई है? मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो MgCl2 लिक्विड, इसमें कौन कौन से आयन्स होंगे? Mg2+, Cl1-, H1+ एंड OH1-। नहीं, वाटर है। Mg2+ और Cl- होंगे। यस। वाटर नहीं है, लिक्विड स्टेट का मतलब है मेल्ट किया है, पानी में नहीं डिजोल्व किया। तो ये दो आयन है सिर्फ। ठीक है, इनमें से कौन सा आयन एनोड पे जाएगा? नेगेटिव आयन क्या बनाएगा? Cl2 गैस एट एनोड। और कौन सा आयन कैथोड पे जाएगा? मैग्नीशियम, और क्या बना देगा? Mg सॉलिड मेटल, सिल्वरी मेटल बनाएगा उधर जाके। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या मिलना चाहिए यानी एनोड पे? क्लोरीन गैस। तो ए और बी बाहर हो गए। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आपके पास यानी कैथोड पे मैग्नीशियम सॉलिड बनेगा। तो मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम, कहाँ पे दोनों ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं? ए और बी तो पहले ही बाहर हो गए थे। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहते हैं डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper 2 सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। aqueous copper 2 सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस है कॉपर इलेक्ट्रोड्स यानी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स वाली एग्जांपल है। ठीक है जी, कहते हैं विच ग्राफ शोज द मास ऑफ कैथोड चेंज, विच ग्राफ शोज हाउ द मास ऑफ कैथोड चेंजेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। मुझे बताओ कैथोड का मास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता है यहाँ पे? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों? एनोड से कॉपर आयंस बनेंगे। ये कॉपर आयंस एज कॉपर सॉलिड इस पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, तो इसके इनिशियल मास से इसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसी है, तो कह रहे कौन सा ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है? तो ए वाले को देखो, क्या मास बढ़ है या विद टाइम कांस्टेंट रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। कांस्टेंट है, ये तो नहीं डी होता है ना। सर। ठीक है। बी को देखो, एक इनिशियल मास की वैल्यू से कम होता जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सी और डी। सी, डी तो ऑप्शन है, ठीक है, आपका मैथ्स इंक्रीज नजर आ रहा है, लेकिन ये जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता मैथ्स कैथोड का? कैथोड का अपना भी तो यस, मैस है। कैथोड का एक अपना मैथ्स है जो कि एक इनिशियल वैल्यूज की एट टाइम जीरो थी, उधर से उसका मैथ्स इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैथ्स जीरो नहीं हो सकता कैथोड का। A coil of clean copper wire is suspended in aqueous silver nitrate। कॉपर वायर है, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में आपने भेजा है उसको। तो ये मेरी कॉपर की वायर आ गई फॉर एग्जांपल, और ये मेरा AgNO3 का सोल्यूशन है जिसमें AgNO3 एक्वस पड़ी हुई है, सिल्वर नाइट्रेट। क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर आर डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर वायर। तो वो क्या कहते हैं जी कि इस सोल्यूशन में जिसमें Ag1+ और नाइट्रेट आयंस हैं, इसमें से इस तरह आके ऊपर इसके क्या डिपॉजिट हो रहा है? Ag सॉलिड। Ag सॉलिड के क्रिस्टल्स क्या करते जा रहे हैं? डिपॉजिट होते जा रहे हैं कॉपर की सरफेस के ऊपर। कहता है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कहता है द, अच्छा इसका रिएक्शन भी लिख सकते हैं। रिएक्शन किसका है? कॉपर सॉलिड का विद AgNO3 एक्वस। कौन सा रिएक्शन बनता है ये? आपने देखना है क्या प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हो मेटल सकती है? फ्रॉम द एक्टिव अच्छा क्या सॉल्यूशन। बताओ, क्या कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये? नहीं। नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, दो ही टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े हमने। ऐसी, तो डिस्प्लेसमेंट करके देखो, क्या कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag? यस। तो किंग नेपच्यून likely can make all careless zealous fishermen to sell place
haddock and cod for mainly silver and gold. Copper is more reactive than Ag, ठीक है, विच इज लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास, कॉपर नाइट्रेट और एजी सॉलिड। यस, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag सॉलिड किक आउट हो गया। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट है कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। कैसे चेक करेंगे इक्वेशन में कि कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ या नहीं हुआ, क्या लिखना पड़ता है सबसे पहले, चार्जेस इनके चार्जेस लिखने पड़ते हैं। कॉपर लेफ्ट हैंड साइड पे किस ऑक्सीडेशन नंबर में, रूम टेम्परेचर कंडीशन है ये, 0 में। 0 में। राइट साइड पे देखो जरा कॉपर की क्या, चलो बारी बारी कर लेते हैं। Ag इधर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, AgNO3 ओवरऑल कंपाउंड है, स्टेबल होगा, 0 चार्ज। Ag पे 1+ का चार्ज होगा, ऑक्सीजन 1 पे 2 माइनस होता है, 3 पे 6 माइनस, नाइट्रोजन पे क्या आना चाहिए ओवरऑल 5+। ऐसी है। कॉपर नाइट्रेट में आ जाओ, एक पूरे नाइट्रेट पे 1 माइनस, 2 पे 2 माइनस, कॉपर की ऑक्सीडेशन क्या बनती है 2+, ताकि ओवरऑल चार्ज क्या बने 0। Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनती है राइट हैंड साइड पे, 0 बनती है, रूम टेम्परेचर कंडीशन पे Ag सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा लेफ्ट टू राइट, कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर को क्या हुआ है, इंक्रीज आया है, डिक्रीज आया है, क्या हुआ है, इंक्रीज है। इंक्रीज। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये ऑप्शन ठीक है, हाँ जी सही। कॉपर ऑक्सीडाइज हुए। टोटल मास ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर इंक्रीजेज ग्रेजुअली, जी बताओ, क्या ये सिल्वर एकदम से सारा जाके डिपॉजिट हो जाएगा, या आहिस्ता 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 करके कॉपर आयंस आएंगे, डिजोल्व होंगे और Ag उसकी जगह एज सही कॉपर है। सॉरी Ag सॉलिड डिपॉजिट होता जाएगा। ऐसे ही है ना, बारी बारी। तो ये भी ठीक है। फिर द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू मुझे बताओ, कॉपर सॉलिड से आपने स्टार्ट किया था, AgNO3 का सही है। सोल्यूशन इनिशियली अंदर था, आपके पास सोल्यूशन में क्या बनता जा रहा है, CuNO3 होल ट्वाइस, ऐसी है, जिसमें कौन सा आयन पड़ा हुआ है एक्वस फॉर्म में, कॉपर 2+, वो सोल्यूशन का कलर क्या कर देते हैं, ब्लू कलर। तो सोल्यूशन टर्न ब्लू भी ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत क्यों है, ऑप्शन सी शुड बी द आंसर, कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कहता है द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द सोल्यूशन इज अनचेंज्ड, जी इसके बारे में क्या ख्याल है, सर मेरे ख्याल में शायद ये गलत है। आपके ख्याल में ये गलत है। कह रहा है हम्म। जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन सोल्यूशन के अंदर हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे। तो ऐसी कोई बात हम नहीं बता सकते कि अनचेंज रहेंगे या नहीं रहेंगे, या चेंज होंगे या नहीं होंगे। ठीक है ना, इतना पता है रिएक्शन होगा, नए आयंस आएंगे सोल्यूशन के अंदर, लेकिन कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो नहीं बता सकते अनलेस एंड अनटिल कोई मोलर कैलकुलेशंस के लिए डाटा दियो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है जो सारों से थोड़ा डिविएट कर रहा है, और मतलब सबसे थोड़ी अजीब सी बात कर रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन सी होना चाहिए। कहते the apparatus shown below was set up to copper plate the metal spoon। प्लेटिंग करानी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से सवाल है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी एप्लीकेशन थी, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की। अच्छा, मेटल स्पून के ऊपर प्लेटिंग करानी है, तो ये किधर लगेगा हमारा, कैथोड पे। और कॉपर की प्लेटिंग करानी है उसके ऊपर, तो हमें इसको किधर लगाना पड़ेगा, कॉपर सॉलिड को एनोड पे। जिस मेटल की प्लेटिंग करानी है, एनोड। जिस एक्सपेंसिव मेटल की प्लेटिंग करानी है उसको एनोड पे लगाते हैं, और जौन सा मेटल आपके पास जिसके ऊपर प्लेटिंग करानी है, जो चीप मेटल है जिसके ऊपर प्लेटिंग करानी है, उसको कैथोड पे लगाते हैं हमेशा। कहते हैं द एक्सपेरिमेंट डिड नॉट वर्क। कहते हैं व्हाट वाज द मिस्टेक इन द apparatus। आपने ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये कौन है हमारा एनोड, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये कौन है हमारा कैथोड।
आपने क्या किया, आपने एनोड पे स्पून लगा दिए और कैथोड पे क्या लगा दिए, कॉपर लगा दिए। तो गलत कर दिया ना आपने। आपने असल में किधर लगाना है, ये मेटल स्पून जिस पे कॉपर डिपॉजिट करा के प्लेटिंग करनी है उसको कैथोड पे होना चाहिए, ताकि वो जो कॉपर आयंस हैं सोल्यूशन से, वो एज कॉपर सॉलिड जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो, मेटल स्पून के ऊपर। और ये जो एनोड है, ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आपको कॉपर का यूज करना चाहिए इन कॉपर टू सल्फेट का सोल्यूशन ताकि वो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो आयनाइज होके कॉपर 2+ आयंस बनाए सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने इधर गलती क्या की है, हमने एनोड पे स्पून लगा दिए और कैथोड पे क्या लगा दिए, कॉपर कॉपर की फॉइल लगा दी, जबकि इसका ऑपोजिट होना चाहिए था, एनोड पे कॉपर होना चाहिए था और कैथोड पे हमारी स्पून होनी चाहिए थी। तो कहते हैं व्हाट इज द मिस्टेक इन द apparatus, a variable resistor should be included in the electrical circuit। उधर मसला नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास एम्पेयर और बैटरी बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं। तो ये वाला गलत नहीं है, क्या ये वाला गलत है। कहता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी एडेड एज इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के टाइम पे कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज करेंगे तो कॉपर आयनाइज भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें जो आपका कैटायन है सोल्यूशन में उसी मटेरियल का एनोड यूज करना होता है। तो ये भी गलत। कॉपर इलेक्ट्रोड शुड बी इन द सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन के अंदर ही है ना कॉपर इलेक्ट्रोड, उसी में डिप किया हुआ है आपने। द स्पून शुड बी द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड, सॉरी, द स्पून शुड बी द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव कौन होता है, पैनिक से याद रखो, कैथोड होता है हमारा। और स्पून को कैथोड भी होना चाहिए था, हमने क्या डिसाइड किया था, मेटल स्पून कैथोड भी होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन ठीक है। इस वजह से आपका apparatus काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने स्पून को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे लगा दिया इंस्टेड ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। Aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrodes which observation will be made। कॉपर इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर रहे हो, कॉपर 2 सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस है, अगेन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स वाला केस है। तो आपको दोनों इक्वेशंस अब तक याद होनी चाहिए। कॉपर 2+ आयन सोल्यूशन से उठेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर सॉलिड की फॉर्म में, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। एनोड पे आपके पास यही कॉपर सॉलिड का जो रिएक्टिव एनोड है वो जाके कॉपर 2+ के आयंस बनाएगा और साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये दो इक्वेशन है। कहता है एट एनोड, एनोड को क्या होता है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के केस में कलरलेस गैस फॉर्म होती है, एनोड डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, एनोड डिसॉल्व होता है। कैथोड पे बताओ जरा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये इक्वेशन लिख के दिखाइए आपको, यही कॉपर 2+ आयंस कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं कॉपर सॉलिड, तो उधर क्या फॉर्म होगा, एक रेडिश पिंक सॉलिड। ठीक है, तो हमारे कैथोड पे पिंक सॉलिड फॉर्म्स, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो सी और डी तो वैसे ही बाहर हो गए थे पूरे। अब ए और बी में मुकाबला चल रहा है, दोनों में पिंक सॉलिड भी फॉर्म हो रहा है, एनोड डिसॉल्व भी हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइट पे बात आती है, इलेक्ट्रोलाइट का ब्लू कलर फेड्स या नो चेंज। नो चेंज। हाँ जी, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के केस में जो कॉपर आयन जिन्होंने ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, वो जैसे जैसे एज कॉपर सॉलिड आपके कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे थे, वैसे वैसे एनोड उधर से और कॉपर 2+ आयंस बना के दे रहा था। ठीक है, तो सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, अनचेंज रहती है, जिसकी वजह से कलर भी क्या रहता है, सेम रहता है, अनचेंज रहता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी, बीटा। अच्छा 36, ये कौन सा वाला सेल है, हाँ जी, ये कौन सा वाला सेल है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, इसको हम क्या नाम दिया था, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। ठीक है, कहता है हाईएस्ट वोल्टेज कहाँ प्रोड्यूस होगी, आपको क्या बताया था, हाईएस्ट वोल्टेज किस तरह डिसाइड करनी है, कि जो जो मेटल्स दिए हुए हैं इनके बीच में रिएक्टिविटी सीरीज में अगर ज्यादा गैप हुआ तो वोल्टेज भी कैसी होगी, ज्यादा। और अगर छोटा गैप हुआ तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगी। ठीक है, तो अब आप ध्यान जरा, कॉपर और सिल्वर, अगर हम एक कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करें और एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज करें तो हमने देखना है कहाँ वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस zealous fishermen to sell place haddock and cod for mainly silver and gold। कॉपर और सिल्वर में कितने का गैप है, 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट इधर से प्रोड्यूस हो रहा है, हमने कहा जो गैप है हम उसको वोल्ट मान लेंगे। अच्छा मैग्नीशियम सिल्वर
किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस zealous fishermen to sell place haddock and cod for mainly silver। ए जी कितने का गैप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वोल्ट्स का गैप है। फिर हमारे पास आता है मैग्नीशियम एंड जिंक। किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस zealous। तो इन दोनों में कितने का गैप है? 3 वोल्ट्स। और जो लास्ट हमारे पास है, किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस zealous फिशमैन टू सेल प्लेस हैडॉक इन कॉड। इसमें कितने का गैप है? 4 वोल्ट। सबसे ज्यादा गैप किन के बीच में? मैग्नीशियम और एजी के बीच में। तो इधर सबसे ज्यादा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी सबसे ज्यादा इधर क्रिएट होगा। तो कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास? ऑप्शन बी। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा गैप है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो वोल्टेज है वो ये प्रोड्यूस करेंगे। The heat reflecting shields of some space rockets are gold plated। Again electroplating से सवाल है। Using electrolysis, when electrodes and electrolyte would be used to gold plate, sorry, which electrodes and electrolyte would be used to gold plate heat shield? The heat shield। तो ये हमारी शील्ड है, इस पे प्लेटिंग करानी है, तो इसको कौन से इलेक्ट्रोड पे लगाऊंगा? कैथोड पे। कैथोड पे। किसकी प्लेटिंग करानी है? गोल्ड की। तो गोल्ड को किधर लगाएंगे? एनोड पे। एनोड पे। एनोड गोल्ड का बना होना चाहिए। और किस टाइम पे ये एनोड डिसॉल्व होगा? जब सॉल्यूशन में कैसा इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हो? गोल्ड का ही कोई हो। यस, गोल्ड का इलेक्ट्रोलाइट हो, जिसमें गोल्ड का आयन हो। ठीक है ना? तो गोल्ड का इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हो सॉल्यूशन में जब, ऐसे ही। तो अब जरा देखते हैं। तो कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब अगेन पैनिक से याद रख लेते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है हमारा कौन है? ये कैथोड की बात हो रही है, ये एनोड है। और फिर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट तो हमें पता है गोल्ड का कोई कंपाउंड होना चाहिए, कॉपर का कोई कंपाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एनोड पे क्या लगाने? एनोड पे गोल्ड लगाने हैं, जो एक्सपेंसिव मेटल है जो आप प्लेट कराना चाहते हैं उसको एनोड पे लगाएंगे। तो एनोड किसका होना चाहिए? गोल्ड का। और कैथोड किसका बना होना चाहिए? जिस मेटल के ऊपर आपने प्लेटिंग करानी है उसको कैथोड पे लगाते हैं। तो हीट शील्ड पे प्लेटिंग करानी है उसको कैथोड पे लगाएंगे। ऑप्शन डी। क्लियर है? क्लियर है। फोर सब्सटेंसेज हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ओके। डब्ल्यू जो है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर एनी कंडीशंस। कौन सा कंपाउंड हो सकता है? कोवलेंट। कोवलेंट। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में एसिड्स। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन वैसे किसी भी फॉर्म में नहीं करते? तो वो एसिड्स होते हैं। कंडक्ट्स बोथ इन द मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट। मोल्टन एंड सॉलिड में कौन करता है? मेटल। और जब आयनिक मोल्टन कंपाउंड्स। और ना, मोल्टन सॉलिड ओ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, मेटल। सही से। मोल्टन एंड एक्वस में कौन करता है? आयनिक कंपाउंड। सॉलिड में नहीं कर सकता आयनिक कंपाउंड। तो वो कहता है जी व्हाट आर द फोर सब्सटेंसेज। तो हमारे पास सबसे पहले डब्ल्यू को देखते हैं। डब्ल्यू हमारे पास किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो आपके पास HCl Pb जो मेटल है, HCl एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में करता है। और सल्फर जो है कोवलेंट कंपाउंड है। तो हमारे पास सी या डी में से कोई ऑप्शन होना चाहिए, ए बी बाइल। एक्स जो है हमारे पास ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन यानी कोई एसिड होना चाहिए, तो HCl। ठीक है। अगेन ए और बी पहले ही बाहर हो गए थे तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, HCl इधर आ गया। अच्छा, फिर वाई जो है वो मोल्टन और सॉलिड स्टेट में करता है तो वो कोई मेटल होना चाहिए, तो वो इधर मेटल भी ठीक आ रहा है। ठीक है, नीचे वाले में गलत हो गए। और कहते हैं जी कि दोनों एक्वस और मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड होगा तो वो NaCl। तो कौन सा वाला ऑप्शन बनता है हमारे लिए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे ठीक आ रहे हैं। इन द सर्किट बिलो द लैम्प लाइट्स अप व्हाट कुड एक्स बी। एक्स हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। लैम्प की लाइट अप होने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? कंडक्ट। ऐसी है। कहते हैं व्हाट कुड एक्स बी? अ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर। अगेन एथेनॉल इज अ कोवलेंट कंपाउंड और वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर यानी NaCl एक्वस, ये यूज हो सकता है एज इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। करेगा।
बिल्कुल करेगा, एक्वासाइनिक कंपाउंड है। लिक्विड एथेनॉल नहीं करेगा। सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज NaCl सॉलिड, सॉलिड आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? नहीं। नहीं करते, तो ये भी नहीं होगा, ऐसी है। ऐसा ही है। तो ये भी बाय। कौन सा ऑप्शन है हमारे लिए? ऑप्शन बी। सही है। अच्छा जी, अच्छा इसमें कितने सवाल थे वैसे टोटल? बस 48। 40 तक मैं कराऊंगा। 40 के बाद जो आगे 8 सवाल हैं वो ज़रा यार मुझे आज ही अटेम्प्ट करके ना उसकी तस्वीरें भेज देना। ठीक है कर गाइस। लिया। बॉयज बाकी भी बताओ मुझे, आखिरी 8 कर लोगे? सर 41 वो से 48 सर वो करके सर तस्वीर कल भेज। तक दिखाना है। नहीं नहीं, आज ही आज ही। आज आखिरी ही। के बाद बैठ के जरा उसको कंप्लीट करके 12 से पहले मुझे भेज दो। 8 सवाल हैं, दो दो मतलब तकरीबन 10 मिनट लगेंगे आपको। आप चेक ठीक है करेंगे कि सर। सही है या गलत? यस, मैं चेक करूंगा। फिर शायद थोड़ा मुश्किल है। अच्छा अच्छा, चलो। अच्छा 40 पे करा दूं मैं लास्ट। कहता है करंट वॉज पास थ्रू, 2 मिनट देना। एक तो जब मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि सर आई एम बीइंग फॉर रियल, आई कैन नॉट गिव माई मॉक टुमारो, मुझे समझ नहीं आती मैं इनको क्या जवाब दूं। नवाब के बच्चे हैं सारे बस। कहता है करंट वॉज पास थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस है, पोटेशियम क्लोराइड है आपके पास। तो KCl कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें कौन कौन से आयन्स होंगे? पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, तो इसमें कौन कौन होगा? H+ और OH-। कॉन्सेंट्रेटेड के केस में कौन सा कैटाइन जाएगा इन दोनों में से? लेस रिएक्टिव, और वो कौन बनता है? H+। रिएक्टिविटी सीरीज से चेक कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो एनाइंस हैं कॉन्सेंट्रेटेड के केस में, उनमें से कौन सा जाता है? मोर रिएक्टिव एनाइन जाता है, जो कि क्लोराइड है। अगेन आप रिएक्टिविटी सीरीज से इसको चेक कर सकते हैं। कहता है कैथोड पे क्या फॉर्म होगा? कैथोड पे कैटाइन ने जाना है। ठीक है। ओ मजे का सवाल। कहते हैं विच एंट्री इन द टेबल इज करेक्ट? कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज है वो कौन से आयन को अट्रैक्ट करेगा? सिर्फ पोटेशियम आयन को, या पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन को? दोनों को। दोनों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक आयन से बनाएगा जो कि लेस रिएक्टिव वाले। ठीक है ना? आपने याद रखना है दोनों आयंस जाते दोनों ही हैं, लेकिन प्रोडक्ट वो बनाता है जो आपके पास लेस रिएक्टिव वाला कैटाइन है कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में। ठीक है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइल होंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। ठीक है ना? तो हमारे पास K1+ और H1+ दोनों जाएंगे। आगे एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो सॉल्यूशन में दोनों आयनाइंस को अट्रैक्ट करेगा या सिर्फ क्लोराइड को करेगा? दोनों को। वो भी दोनों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन प्रोडक्ट किसके साथ बनाएगा? मोर रिएक्टिव वाले के साथ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस। ठीक है ना? तो हमारे पास दोनों जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बनना चाहिए। क्लियर है इधर तक? क्लियर।